भाई क्या हाल चाल भैया। तो आपको सुनकर के बहुत गहरा दुख होगा कि क्लास 7 बजे तक है। ये नहीं है नदी का बेटा, नहीं नदी नदी। हाँ, नदी कंप्लीट कर देंगे, जलवायु को निपटा देंगे लगभग, है ना। हाँ क्या हिला ला आगे बढ़ा। ए भैया के बेटा दे, देख रही है उसको, देख 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 वो देख इसको, देखा बेटा। पानी का कार्ड है, शुद्ध और सबसे ठंडा पानी, पटना आरो वाटर। भाई नदी की पीडीएफ है, लो नदी। लास्ट में कौन नदी पड़ी थी आपने? दामोदर क्या? भाई डर जा यार, डर जा यार, डर जा। देख ये जो नदी है ना, ठीक है ठीक है मतलब नदियां ज्यादा नहीं बची है क्या? एरिया बता दी पेड़ यार, बता दो दई, बता दी मांडवी ज्वारी बता दी। हेलो हेलो इधर स्वर्ण का बता दी। सबसे लास्ट में स्वर्ण का चली, स्वर्ण का कंप्लीट है भाई। वाइन स्पेक्टर आगे देखो। अरे भाई दीपक स्लाइडर लाओ, स्लाइडर कहाँ है इसका, बोर्ड का लाओ लाओ, लेके आओ फटाफट चलो। कौन ले गया, कौन ले गया? खान सर ले गए। आप और मंगवा लो 2-4 यार। अगर सर की क्लास नहीं है तो स्लाइडर ला दो फटाफट, जल्दी जाओ। ला दे भाई ला दे, जल्दी बैठ जाओ भाई, मैं तुमसे पहले आ गया। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, रोना मत कर, रोना, बैठने दे इसको। ये देखो अब आ रही है, जल्दी बैठ, जल्दी भाई, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ फटाफट। इधर भी ध्यान दीजिए, हाँ इन पर ध्यान देंगे आज, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी अगले 3 घंटा कुछ नहीं देखूंगा मैं। आ रहे हो लिखा है, ले आज तो पूरी इंडियन ज्योग्राफी एंड कर देंगे। हाँ आज निपटा देंगे बहुत ज्यादा। देखो दीदी टाइम से आ जाया करो, आज निपटा देंगे, जलवायु का मैक्सिमम निपटा देंगे आज, है ना। निपटाने का मतलब वो नहीं होता है खींचना, निपटाने का मतलब समझा देंगे। तो फिर उसके बाद में दीदी नमस्ते, दीदी अब ये चोच लेकर कहीं देर तक, देखो नहीं वहां बैठ जा, तू वहां बैठ जा, देख अब उधर खिसक जा, ये बैठ जा, बैठ वहां। एक भी लड़का कोई लड़ाई नहीं करता है सीट के लिए, इनका लगे चोचले रहते हैं। फिर कल आपको पढ़ा देंगे क्या? कल छुट्टी है? देखते हैं करना है कि नहीं करना बंदा ना, देखते हैं कल का। अभी फिर इसके कितने तारीख आज 10 है ना, कल 11, 12 तारीख को जलवायु पूरा हो जाएगा। 13 तारीख को पढ़ा देंगे आपको वन, 14 तारीख को मिट्टी, 15 को जनगणना, 16 को खनिज, 17 को परिवहन, 20 तारीख तक इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बचेगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अभी अभी अपने विचार कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, है ना। पढ़ाऊं? सुनो सुनो सुनो, वर्ल्ड का बात करो ना, सुनो मैं बताता हूँ भाई, तुम चुप हो जाओ एक बार, सुन लो भाई एक बार। देख मेरे कहने के बावजूद भी नहीं सुन रही। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ना अभी तुम पहले इंडिया कंप्लीट करके और वर्ल्ड ज्योग्राफी का ब्रेक लेंगे अपने, वर्ल्ड नहीं पढ़ाएंगे। देखो 2 प्रश्नों के लिए 3 प्रश्नों के लिए टाइम खराब पहले नहीं करें। फिर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर एक काम करूंगा, तो मुझे थोड़ा गैप दे देना फिर वर्ल्ड के लिए। फिर मैं क्या करूंगा ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं फ्री रहूंगा, तो फिर मैं जैसे अभी मैं धीरे-धीरे करंट अफेयर लिख रहा हूं, तुम्हारा साल भर का तो करंट है, उसमें मैं काम कर रहा हूं, 15-20 दिन 1 महीना काम करूंगा। दिसंबर में आपको करंट के 8-10 पेज में कम से कम दे दूंगा। उसी के साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि मेरे पास में जो टॉपिक नोट्स ना वो सब कॉन्सेप्ट है, मतलब पूरा बड़ा लिखा हुआ है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का तुम्हें चाहिए वन लाइनर, टू द पॉइंट सीधा, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेरे पास समझे नहीं समझे। अभी अपने काम कर लेंगे, फिर जैसे इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो अपने उसकी जगह पे एक नया क्लास लगा लेंगे, कोई भी, जैसे करंट अफेयर लग जाए या साइंस लग जाए या बिहार स्पेशल, कोई भी, एनीवन। प्लीज प्लीज सुनो सुनो सुनो, बोलना नहीं सुनना है। तो इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगा, लगभग 10 प्रश्नों पे तुम्हारी कमांड हो जाएगी, 2 या 3 क्वेश्चन का लफड़ा बचेगा आप में। फिर मैं उसका वन लाइनर तैयार करके 5-7 पेज, और फिर वर्ल्ड के वो नोट्स आपको दे देंगे, वन लाइनर ही डिस्कस कर लेंगे क्लास में। मेरे पास समझे नहीं समझे, उस पर ज्यादा समय खराब नहीं करें, और वो भी उतना ही करवाएंगे, 2 संडे को 3-3 घंटा 4-4 घंटा क्लास लेके करवाते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद नया टॉपिक तुम्हारा शुरू हो जाएगा, नया सब्जेक्ट, समझे नहीं समझे। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लान यही है। अगर तुम कहोगे नहीं सर पूरा थ्योरी पढ़ाओ तो क्वेश्चन खराब हो जाएंगे अपने, खराब होना होता है वो। तो इससे बेटर है कि आप फिर बढ़िया वन लाइनर नोट्स बना के कुछ भी लिखना, कुछ अपने लिखवा लेंगे और वो आपको दे देंगे अच्छा से, ठीक है ना। और बाकी तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो, मैं मुझे लगता है जहाँ तक खान सर से पढ़े हुए हैं काफी सारे बच्चे, तो जो खान सर से पढ़े हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब उनका तो हो गया। जो नहीं पढ़े हुए खान सर से, तो वो बच्चे वो जो नोट्स देंगे वो वाले नोट्स पढ़ लेना, ठीक है ना। आएगा तो उसमें से आ जाएगा, नहीं आएगा तो चाहे मैं कितना पढ़ा लो नहीं आएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, सीधा फंडा है ना। बाकी इंडियन ज्योग्राफी हमने काफी डिटेल से कर लिया है। फिर जैसे तुम्हारा बैच कंप्लीट होगा, फिर मैं एक यूट्यूब सेशन लेके आऊंगा, अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत मन हो कभी कुछ करने का तो उसको 2.5 की स्पीड पे लगाना, और फटाफट फटाफट एक वीडियो को 15 मिनट में डेली देख लेना, समझे नहीं समझे। अरे 2 की 2.5 की स्पीड लगा के देख लेना उसको थोड़ा बहुत, समझे नहीं समझे। उस क्लास को मैं थोड़ा सा उसमें कुछ अलग, 2-3 दिन देखना, तुम्हें लगे कि हाँ कुछ अलग है तो ठीक है, तुम्हें लगे नहीं ये सब क्लास में पढ़ लिया तो उसमें टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं, समझे नहीं समझे। ये है अभी क्लास 7 बजे तक है, माइंड मेकअप करके फिर बैठना, 2.5 घंटा क्लास चलेगी लगातार, ठीक है ना। 8 मिनट खराब हो चुके हैं, अब शुरू कर लेते हैं, ठीक है। क्या खान सर की क्लास 7 बजे है, सर की क्लास नहीं है, सर की क्लास बहुत बढ़िया, मैं तो चाह रहा था नहीं हो, और 2 दिन नहीं हो तो सही हो जाएगा। अगर सर की 2 दिन और क्लास नहीं होगी ना तो 13-14 तारीख को अपने कंप्लीट करा देंगे।
तो देखो ये तो करवा ही दिया तुम्हें, बंगाल का शोक। डायग्राम कल देखा था हमने, स्वर्ण रेखा के बारे में बता दिया था ना। फिर क्या बचा नदियों में? हाँ सुनो, बोलो गुप्त गंगा की पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां हैं? गुप्त गंगा। कौन पहाड़ियां हैं? गुप्त गंगा। गुप्त गंगा की पहाड़ियां उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा। देखो महेंद्रगिरी भी उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी कहां पर है? अच्छा, गड़जात की पहाड़ियां भी कहां पर है? उड़ीसा में है ना। उड़ीसा में आपसे पूछे कि उदयगिरी की पहाड़ियां भी कहां पर है? उड़ीसा में। और गुप्त गंगा की पहाड़ियां है उड़ीसा। तो उड़ीसा में गुप्त गंगा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है वैतरणी। कौन निकलती है? वैतरणी। और वैतरणी नदी जो है इसको उड़ीसा की गंगा के रूप में जान। बस दो ही पॉइंट है वैतरणी के बारे में, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहें तो सिर्फ इतना पढ़ लें, वैतरणी, गुप्त गंगा पहाड़ी उड़ीसा और उड़ीसा की गंगा, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। वैतरणी नदी, बोल नदी कौन सी? नदी कौन सी? वैतरणी नदी का उद्गम गुप्त गंगा की पहाड़ी। गुप्त गंगा की कौन सा राज्य? उड़ीसा। गिरेगी बंगाल की, और इसे कहते हैं उड़ीसा की। हो गया क्लियर। अगली नदी आती है ब्राह्मणी। कौन आती है? ब्राह्मणी नदी आती है। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी रांची का पठार में दो नदियां हैं, एक का नाम है संख। क्या नाम है? संख नाम है, संख, ठीक है ना। और एक का नाम है दक्षिणी कोयल। अच्छा, उत्तरी कोयल दिमाग में होनी चाहिए आपको। उत्तरी कोयल थी सोन में, उत्तरी कोयल के ऊपर मंडल डैम, उत्तरी कोयल मंडल, पलामू टाइगर नेशनल पार्क था बेतला। तो ऐसे याद रखो सीधा बस, उत्तरी कोयल, बेतला, सोन की सहायक, पलामू टाइगर, मंडल डैम। ये पॉइंट सब याद रखने हैं, लाइन याद रखनी होती है। ऐसे ही वैतरणी के बारे में गुप्त गंगा पहाड़ी। कौन पहाड़ी? गुप्त गंगा उड़ीसा। कौन राज्य? उड़ीसा की गंगा। कौन है? वैतरणी। कौन है? अगली नदी ब्राह्मणी। रांची से निकलती है दो धाराएं, रांची से दो धाराएं, एक धारा निकलती है रांची से संख, और एक निकलती है, इसका नाम है कौन सी? दक्षिणी कोयल। संख और दक्षिणी कोयल दोनों मिलकर कहलाती है ब्राह्मणी। क्या कहलाती है? ब्राह्मणी उड़ीसा में बहती है, ब्राह्मणी उड़ीसा में बहती है, दोनों मिलकर ब्राह्मणी कहलाती है। और वैतरणी के साथ डेल्टा बनाते हुए गिरती है जाकर बंगाली खाड़ी। ये भी याद नहीं रखना किसी साथ डेल्टा बनाती है, छोड़ दो। देखो ये तो इसका मुहाना है, इसके मुहाने पर मिलते हैं रिडले टर्टल कछुए। कछुए कौन जाती है? रिडले टर्टल। कौन सा है? रिडले टर्टल। और रिडले टर्टल के लिए एक नेशनल पार्क है गहीर माथा। कौन सा है? कौन सा है? गहीर माथा। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ही है, ब्राह्मणी के मुहाने के क्षेत्र में कौन सा है? गहीर माथा। एक और भीतर कणिका। कौन सा है? उनके लिए मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मगरमच्छ। गहीर माथा और भीतर कणिका। बोलो गहीर माथा और गहीर माथा। गहीर माथा दोनों ही कहां है? उड़ीसा। कहां पर है? उड़ीसा। और गहीर माथा किसके लिए है? रिडले टर्टल कछुआ। रिडले टर्टल कछुआ, रिडले टर्टल कछुआ, सिंपल है। फिर आप देखो एक बार, एक नदी है, इसका नाम है रसीकुलिया नदी। कौन सी है? रसीकुल। उड़ीसा में दारिंगबाड़ी की पहाड़ियों से निकलती है बंगाल खाड़ी। इसमें से प्रश्न पूछेगा ही नहीं, सही बात तो यही है, ईमानदारी की बात, पक्का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि पीडीएफ बना हुआ है तो डिस्कस कर लेते हैं, बाय द वे नुकसान ना हो जाए, पूछ रहे कोई भरोसा नहीं है ना। रसीकुलिया नदी भी उड़ीसा की है। एक बार इसका भाई स्लाइड लगा के दो यार, अब बताते हैं बार बार परेशान होते हैं इसमें। देखो इसको देखो आप एक बार, ये नदी आपको दिखेगी, ये है रसीकुलिया नदी, है ना। रसीकुलिया नदी है, दारिंगबाड़ी की पहाड़ियां उड़ीसा में से निकलती है। नीचे देखोगे तो एक नदी है वंशधारा। कौन नदी है? वंशधारा। कौन सी है? वंशधारा। एक का नाम है नागावली। कौन सी है? नागावली। वंशधारा और नागावली। वंशधारा नागावली भी देखो आंध्र प्रदेश और किसकी उड़ीसा सीमा बनाती है? कौन सी? तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा सीमा को बनाती है वंशधारा। आंध्र प्रदेश उड़ीसा सीमा वंशधारा। वंशधारा के नीचे कौन है? नागावली। कौन सी है? नागावली। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ा जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो एक परियोजना थी मड्डू वाला सा। कौन सा है? मड्डू वाला सा। आंध्र प्रदेश राज्य की सिंचाई परियोजना है जिसका विस्तार कर वंशधारा और नागावली को आपस में जोड़ा जाए। तो देखो ऐसा कभी पूछ ले, मड्डू वाला सा, मड्डू वाला सा। कौन सी है? मड्डू। कई बार आप देखते हो कि उठ-पटांग प्रश्न आते हैं तो उनमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे टीचर भी कंफ्यूज रहता है बेचारा, वो तो कैसे बता देता है, तो लगता है कि हाँ भाई इसको आता था। लेकिन सही बात ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, कोई कितना याद करे बताओ? नहीं भाई, कोई सीमा होती है, कोई लिमिट होती है, तो कोई कितना याद करे। ये थोड़ा अटपटा नाम है, नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं में दो नदियों को जोड़ने की परियोजना जिसका नाम है मड्डू वाला सा। कौन सी है? मड्डू वाला सा। मड्डू वाला सा है, और इसमें वंशधारा और नागावली नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। दीदी आ गई? दीदी नमस्ते। नमस्ते तो ले जाएगा तुमसे, मतलब एक मात्र टीचर दुनिया में जो नमस्ते करता है, आगे से बताओ, हद है मतलब। देखो तो मड्डू वाला सा कौन सी है? मड्डू वाला सा। ये परियोजना आंध्र प्रदेश की है। एक आंध्र प्रदेश में बहुत तेलंगाना की बहुत फेमस परियोजना है, उसका नाम है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कौन सी है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कौन सी है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम जो है ना, ये एक नदी है गोदावरी, और गोदावरी में एक नदी मिलती है प्राणहिता। कौन नदी है? प्राणहिता। तो जहां प्राणहिता गोदावरी में मिलती है वहां पर है कालेश्वरम, तेलंगाना। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कैसी है? लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसका मतलब समझते? लिफ्ट का मतलब उठाना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उठाना। तो जब कोई नदी जैसे नीची हो, घाटी होगी तो नीचे रहेगी, किसी भयंकर घाटी में नदी बह रही है और उसमें से पानी नहर निकालनी हो तो नहर तो ऊपर रहेगी और नदी क्या है? नीचे, तो नीचे से पानी को उठा के नहर में डाला जाता है। इस प्रकार का जो सिस्टम बनता है तो उसको बोलते हैं लिफ्ट सिंचाई परियोजना, बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो एक है लिफ्ट सिंचाई परियोजना, दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कालेश्वरम। कौन सी है? कालेश्वरम, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है कालेश्वरम। और ये तेलंगाना में प्राणहिता जहां मिलती है गोदावरी वहां पर है, जहां गोदावरी प्राणहिता मिलती है वहां पर है, ठीक है ना। तो चलिए फिर देखो आप इसमें ध्यान दो कि मड्डू वाला सा परियोजना वंशधारा और नागावली को जोड़ा जाएगा। तो ब्राह्मणी के मुहाने पर एक पोर्ट बना हुआ है, धमरा। कौन सा पोर्ट है? धमरा। धमरा पोर्ट है, धमरा। तो धमरा जो पोर्ट है वो किसके किनारे पर है? किसके मुहाने है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी के बाद में अगर अपने आए तो महानदी नहीं आई ना, महानदी नहीं आई अभी, बड़ा ग्राम में कहां पर है? अच्छा ये महानदी है ना, महानदी, हाँ महानदी। लाओ एक बार वो नहीं, वो दूसरे नोट्स 196 पेज वाले नोट्स है। लो महानदी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता है महानदी का फेमस क्वेश्चन कौन सा है? महानदी का फेमस क्वेश्चन है, उसका नाम है कौन सा? उसका नाम है हीराकुंड। कौन सा बांध है? ये महानदी का एक ही क्वेश्चन है बस फेमस। उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध। महानदी है, महानदी, महानदी, महानदी जो है, इस महानदी के ऊपर बांध कौन सा? हीराकुंड है। किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में इसके ऊपर कौन सा बांध है महानदी पर? हीराकुंड। इसको तो ये तो सबको याद होगा, कितने बच्चे हैं जिनको याद नहीं है? शर्म करो जिनको याद नहीं है वो ना। हाँ ये बहुत आसान प्रश्न है ये, जिस बच्चे का ये प्रश्न भी गलत हो गया ना वो तैयारी आगे करें नहीं, पेपर के बाद में बता देता हूँ पहले सही में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रश्न है। इसमें कितने ऐसे प्रश्न, बहुत घने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता कभी भी, जो सबको याद होने चाहिए ना। तो महानदी को आप देखो, महानदी, महानदी पर उड़ीसा में एक बांध है जिसका नाम है कौन सा? हीराकुंड।
हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की लंबाई 4801 मीटर। कितना है? 4801। 4801 है, बहुत फेमस डैम है, फेमस। मतलब ये है, यहाँ पर देखो आप, ठीक है ना, ये रहा महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सिहावा। और इसके ऊपर ये डैम बना हुआ है, कौन सा? हीराकुंड डैम। तो ये है आपका। और इसमें देखोगे तो महानदी का जो बेसिन है, बेसिन महानदी का, वो बेसिन का एनसीईआरटी का डेटा बता रहा हूं आपको। महानदी बेसिन का विस्तार एमपी में कितना परसेंट है? 53%, 53। ये डेटा है एनसीईआरटी में बता रहा हूं तुम्हें, एनसीईआरटी डेटा है 53%। और छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कितना है? 47%। ठीक है ना। तो रायपुर जिला पड़ता है उड़ीसा का, उसमें सिहावा पर्वत से इसका क्या होता है? छत्तीसगढ़ में उद्गम होता है। हीराकुंड बांध, हाँ रायपुर छत्तीसगढ़ है, हाँ। तो छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत पड़ता है, रायपुर जिले में, वहां से ही निकलती है। 4801 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर किसी बांध का है पीछे, भाई पानी बढ़ेगा बांध में, तो सबसे बड़ा जो एरिया जो घेरता है वो कौन सा है? हीराकुंड है। 83,400 वर्ग किलोमीटर एरिया घेर लेता है पीछे जब पानी बढ़ता है तो, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा है। और ये वाला प्रश्न महानदी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये प्रश्न कम से कम नहीं तो आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो पीवाईक्यू में कम से कम 10 बार मिल जाएगा। पीवाईक्यू में कम से कम आपको 10 बार मिलेगा। और पूछता है कि पारादीप किस नदी के मुहाने पर है? महानदी। किसके मुहाने पर है? महानदी। देखो इसमें से एक धारा अलग होती है, इसमें से एक धारा अलग होती है, इसको बोलते हैं दया। कौन सी धारा है? दया। जैसे इसकी अलग अलग धाराओं में एक नदी का नाम भार्गवी है, ऐसे ही महानदी से एक अलग होकर के नीचे जाती है दया। और दया जो नदी है ना, ये वितरिका है, जो महानदी से पानी लेकर के और किसमें गिराती है? ये गिराती है नहीं, चिल्का झील में। किसमें गिराती है? चिल्का। मुन्ना है क्या? मुन्ना, अच्छा ठीक। सुबह नहीं आया था क्या? ये पागल लड़का है एक, इसमें दिमाग नहीं है। हाँ, एक लड़का है, ये दिमाग नहीं इस लड़के में। इसने 2 बार जो है मेंस दे लिया, 2 बार फिजिकल में रह गया। अब ये कह रहा है सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ सब कुछ। बात समझ रहे हो? जिस बच्चे का भविष्य बस एक स्टेप आगे रखना है कि नहीं, एक कदम आगे रखना है। आप में जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कई बार मतलब मेंस दे लिए, फिजिकल या किसी और एग्जाम में, है ना, बेटा कल से आगे बैठना है, इधर आके इधर बैठना कल से, ठीक है ना। तो मुझे पता नहीं, तो बहुत अच्छा किसने बता दिया मुझे, ठीक है ना। तो अब इसमें से अपने पीछे धक्का मार देंगे, आगे आगे चलो आगे चलो ना, तो कम से कम रहेगा। कभी भी ऐसा मन हो तुम्हारा छोड़ने का, सब छोड़ छाड़ के जाने का, तो बिल्कुल आप मेरे संपर्क कर लेना, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं मास्टर नहीं, कम से कम भाई से संपर्क कर सकते हो कि बड़ा भाई है, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो गाइड करेगा, है कि नहीं। इसकी हिम्मत नहीं आदमी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी फेमस पंक्तियां हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कभी कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए मन नहीं टूटना चाहिए, है ना, मन नहीं टूटना है ना, मन टूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना। चलो, तो दया नदी वितरिका है किसकी? महानदी की, ठीक है ना। और कितनी किसमें है? ये गिरती है चिल्का झील में गिरती है, चिल्का झील में गिरती है, ठीक है ना। तो इतना ये हीराकुंड डैम 4801 मीटर है। और महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत से निकलती है। और एमपी में इसका सबसे बड़ा बेसिन का मिलता है, विस्तार मिलता है। इसकी सहायक नदियां बहुत फेमस है। और इन सहायक नदियों के नाम आप देखोगे तो इसकी सहायक नदियों में, सहायक में मैं नाम लिखता हूँ इसमें, देखो एक है तेल, एक है औंग, एक है मांड, एक है हसदेव या हसदो भी कई बार लिख देते हैं, शिवनाथ, है ना। कौन सी है? शिवनाथ। तेल, ओंग, मांड, हसदो, शिवनाथ, ये है ना। ईब, ये बड़ी फेमस है, ईब। तो ध्यान रखना, ये हाँ झोब, ऐसे करके बहुत सारी सहायक है। तेल, ओंग, मांड, बोलो तेंग, तेल, ओंग, मांड, हसदेव, शिवनाथ, ईब, सारे बोलो तेल, ओंग, मांड, हसदेव, शिवनाथ, ईब। और हसदेव नदी के बेसिन के जो जंगल हैं उनको काटा गया था अभी, और हसदेव के जंगल काटे जाने के कारण बहुत चर्चा में रहा, बहुत चर्चा में था। इसलिए अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि हसदेव किसकी सहायक नदी है, तो कोई अचंबा मत मानना, ये मानकर चलना कि तो आना ही था, समझे नहीं समझे। तो ओंग, मांड, तेल, हसदेव, शिवनाथ, ईब, ये सब किसकी सहायक है? महानदी। महानदी के सब क्या है? सहायक है। महानदी के बाद में अब आते हैं हम किसके ऊपर? महानदी के बाद में आते हैं गोदावरी पर। किस पर आते हैं? गोदावरी। किस पर आते हैं? गोदावरी। देखो गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1465 है। गोदावरी नदी इंपोर्टेंट नदी इसलिए क्योंकि प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? पूरा बात सुनो। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका, अरे सुन तो ले, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों ही भारत में है? तो गोदावरी है। मेरी बात समझ में आई? जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि वो कहेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो अपने पढ़ेंगे भारत की सबसे लंबी, सीधा गंगा पे जाएंगे। फिर आगे कंडीशन पढ़ेंगे नहीं, फिर एग्जाम से निकलेंगे और यार उसने पूछा था मुहाना और उद्गम दोनों, तो गंगा के साथ समस्या है, गंगा का मुहाना भारत, उद्गम भारत है लेकिन मुहाना बांग्लादेश है, इसलिए उद्गम मुहाना दोनों भारत में हो। वैसे कौन सबसे लंबी है? गोदावरी। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख, लगभग 32 लाख 87,000। अगर आप गोदावरी में देखोगे तो गोदावरी का बेसिन है 3.21 लाख। कितना है? 3.21 लाख। 3 बार है। कितना है? 3 बार। देखो तो सुनो मेरी बात, वो देखो आपके नोट्स में 3.13 लिखा हुआ है, इसमें 3 बार है, तो आप समझ के चलना कि पीछे 8 था ना, इसलिए उसको कितना कन्वर्ट किया गया है? 3। तो वो कोई इशू गलत नहीं है, वो सही है ना। तो देखो इसका 3 बार है, 3.12। तो इसको अगर आप तुलना करो 3 बार को और 32 से तुलना करोगे तो लगभग कितना गुना है? 10 गुना। कितना गुना है? जैसे गंगा का बेसिन हमने पढ़ा था लगभग 8 लाख था, लगभग 8 लाख था, 1/14 था। ऐसे ही ये कितना है? 3.12 है। तो इसको तुलना करोगे जब किसी भारत के क्षेत्रफल से तो लगभग कितना? 1/10। तो गोदावरी का बेसिन भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/10 हिस्सा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। कुल जल ग्रहण क्षेत्र 49% महाराष्ट्र, 20% एमपी व छत्तीसगढ़, और शेष बाकी इसमें आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसमें आता है। अब सुनो आप, इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा कहते हैं। एक बात तो मैं आपको पहले भी याद करवा चुका हूं, मैं फिर से याद करवा दूं। देखो मुझे याद नहीं होता था तो मैंने तो वैसे जुगाड़ किया था कि मुझे याद नहीं होता, मैं कंफ्यूज होता था, तो मैंने ऐसे याद किया था गोदावरी और एक पे मैंने लिखा कावेरी। मैं पहले क्या करता हूं, जब कुछ याद नहीं होता है तो मैं उसको लिखता हूं तसल्ली से। तुम भी ये वाला प्रयोग किया करो हमेशा पढ़ते समय, जब कोई चीज याद नहीं हो तो उसको लिख लो और उसको आराम से देखो तसल्ली से, ठीक है। आराम से देखो कि इसमें क्या ऐसा हो सकता है जिससे याद हो जाए, और फिर कोई ना कोई लिंक अपने आप बैठेगा, याद हो जाएगा। तो देखो मैंने ऐसे याद किया भाई, 2 नदियां गोदावरी है और एक कौन सा है? कावेरी। एक है दक्षिण भारत की गंगा। किसकी गंगा है? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। एक है आपका दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा क्या है? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा है। ऐसे मैंने इनको याद किया, तो आप समझ में आया कि जो इसका नाम बड़ा है
उसकी उपाधि छोटी, उसकी संज्ञा छोटी, ऐसे याद किया। जो नाम छोटा, गोदावरी बड़ा नाम, कावेरी छोटा नाम, तो जिसका बड़ा नाम उसकी संज्ञा छोटी, जिसका छोटा नाम उसकी संज्ञा बड़ी। मैंने ऐसे करके याद किया, फिर वो परमानेंट याद हो गया, फिर दोबारा से लिंक करने की जरूरत पड़ी नहीं, समझे नहीं समझे। तो गोदावरी इसका नाम क्या है, दक्षिणी गंगा। क्या नाम है, दक्षिणी गंगा, इसको दक्षिणी गंगा कहते हैं। और जो कावेरी छोटा नाम है वो दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी को वध गंगा भी कहते हैं या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, तो सबसे बड़ी है इसलिए इसको सबसे बूढ़ी भी कह देते हैं। तो वध गंगा बूढ़ी गंगा कौन है, गोदावरी। दक्षिणी गंगा कौन है, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कौन है, कावेरी, है ना, कावेरी। अब सुनो आप, ये तो हो गया इसका मुहाना हुआ, नहीं सब हो गया, ठीक है। फिर देखो इसका ये मानचित्र है, इस पे अब मैं फिलहाल फोकस करने का समय नहीं है, सीधा प्रश्नों पर आते हैं डायरेक्ट। इसके सहायक में एक परवरा है, एक मंजरा है, बोलो परवरा मंजरा। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में कि गोदावरी में दाएं तट से मिलने वाली मुख्य नदी कौन सी है, तो आप हमेशा परवरा कौन सी है, दो मुख्य नदियां हैं दाएं तरफ से, बाकी सारी नदियां किससे आती है, बाएं तट से। तो दाएं तट से मिलने वाली मुख्य नदियों में परवरा और मंजरा, परवरा और मंजरा। मंजरा सबसे मुख्य है, मंजरा सबसे मुख्य, सबसे मुख्य कौन सी, मंजरा। इधर से आती है पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता बनती है फिर आगे चल करके, ठीक है ना। तो देखो गोदावरी जहां प्राणहिता मिलेगी, जहां प्राणहिता मिली, यहाँ पर कौन सी, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो देखो इसमें लिख लिया गोदावरी पर तेलंगाना में कौन सी है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। दो परियोजना है, एक तेलंगाना में है और एक आपकी किसमें है, आंध्र प्रदेश। गोदावरी पर दो परियोजनाएं विशेष मुख्य है, एक तेलंगाना में कालेश्वरम, है ना, तेलंगाना में। तो ऐसे अगर याद हो जाए बहुत बढ़िया है, ना याद हो तो ऐसे याद रख लेना, काले तिल, है ना, ऐसे याद कर लेना। तिल होते हैं काले तिल, काला तिल नहीं होता है, तो ऐसे रहना तेलंगाना में कौन सा है, कालेश्वरम, ऐसे याद रख लेना, है ना। जब मुझे याद नहीं होता मैंने ऐसे काला तिल करके याद कर लिया, फिर हो गया, है ना, फिर मैं कभी दोबारा नहीं बोला, ठीक है। तो ऐसे लिंक अप करके मैंने इतना कंटेंट याद किया है, बहुत कंटेंट याद किया। तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई किसमें, तेलंगाना। और पोलावरम आप है आंध्र प्रदेश, पोलावरम है आंध्र प्रदेश। तो पोलावरम बोलो, पोलावरम, और एक कौन सा है, कालेश्वरम। पोलावरम और कालेश्वरम, पोलावरम आती है आंध्र, पोलावरम आती है आंध्र, और कालेश्वरम कहाँ पर आती है, तेलंगाना। कालेश्वरम आती है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है ना। और सुनो गोदावरी की साइड मिलती है पूर्णा, पूर्णा नदी पर एक गोदावरी की साइड पूर्णा, और पूर्णा के अंदर एक मिलती है दूधना। पूर्णा में को मिलती है, पूर्णा है, इस पूर्णा में मिलती है दूधना, और इस पर महाराष्ट्र में एक डैम बना हुआ है दूधना पर, अपर दूधना डैम। कौन डैम है, अपर दूधना। फिर देखो वेनगंगा नदी पर एमपी में भीमगढ़ संजय सरोवर, देखो वेनगंगा जो वेनगंगा, इस पर एमपी, देखो महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र के ऊपर कौन है, एमपी है, तो इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है भीमगढ़ संजय सरोवर। कौन सा डैम है, भीमगढ़ संजय सरोवर। तो भीमगढ़ संजय सरोवर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध है। मिट्टी निर्मित बांध कौन सा है, भीमगढ़ संजय सरोवर, भीमगढ़ संजय सरोवर। तो ये इस पर वेनगंगा पर स्थित सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध है एशिया का, पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, ये भीमगढ़ संजय सरोवर, भीमगढ़ संजय सरोवर है। फिर देखो एक नदी है, इसका नाम है कौन सी, इसका नाम है इंद्रावती। कौन नदी आती है, इंद्रा, कालाहांडी क्षेत्र से निकलती है। ये पूरा यहाँ पर कौन सा पठार मिलता है, दंडकारण्य। कौन पठार है, आप याद करो, हमने पढ़ा था, और हमने कहा था कि उड़ीसा में दंडकारण्य को कालाहांडी, और छत्तीसगढ़ में बस्तर कहता है। बस्तर में टिन पाया जाता है और कालाहांडी में बॉक्साइट पाया जाता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो ये दंडकारण्य से निकलती है, दंडकारण्य पे बहती है, और इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, एक वो जलप्रपात है, इसका नाम है चित्रकोट। कौन जलप्रपात है, चित्रकोट। चित्रकोट जलप्रपात जो है ये इंद्रावती पर है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती पर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती पर स्थित जो चित्रकोट डैम ये है जलप्रपात, इसको हम भारत का नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का नियाग्रा कौन है, चित्रकोट है। कौन सा आएगा, चित्रकोट। जो बच्चे नहीं बोल रहे उनको मेरी कसम, अगर बोलने तो मत ही बोलो बेटा, तुम मत ही बोलो, मैं भी देखता हूँ। तो हद की बात है, तुम बोल नहीं रहे हो, मैं पूरा दम लगा रखा है मैंने। तो तुम बोल रही हो, पीछे तो ऐसे बने, ऐसे बैठे हैं जैसे बस अब थोड़ी देर में सब्जी पूरी बूंदी आने वाली है ना, लपत्तल लेके बैठे हो, ऐसे बैठे आराम से। इंद्रावती पर चित्रकोट, कौन सी बात है, अरे चिल्लाना नहीं है, चिल्लाने की तुम्हारी स्टाइल बहुत अलग है ना। हाँ जी, क्या पंखा बंद करना है, भैया ये पंखा बंद कर दो, कर दिया, वो चालू करवाना लगा, यस यस यस, इतने लगेंगे कान पे, देखो वो चालू करवा दो भाई, बंद कर दी, सारे पंखे बंद कर दो, मेरा छोड़ के बस। सुनो आगे सुनो, आगे सुनो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इंद्रावती पर कौन सी बात है, चित्रकोट। चिल्लाना नहीं है, बोलना है, इतना ही बोलना है कि अपने को सुन जाए बस, चिल्लाना नहीं है। कंडक्टर हो क्या, हाँ तो ऐसे चिल्ला रहे हैं, कंडक्टर बस में कहते चलो बेतिया 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 ना, वो ऐसे थोड़ी करना है, ध्यान से अपने तक बोलो, लेकिन बोलो खुद को समझ में आएगा, हाँ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इंद्रावती नदी दंडकारण्य पठार पर रहने वाली मुख्य नदी है। इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में चित्रकोट जलप्रपात है, और चित्रकोट को भारत का नियाग्रा कहते हैं, ये वाला हो गया। फिर अपन आते हैं किसके ऊपर, कृष्णा। किस पर आते हैं, भाई कृष्णा के दो फेमस क्वेश्चन है। एक तो कृष्णा के आते हैं बांध, कि कृष्णा के ऊपर कौन कौन से डैम है। कृष्णा पर 3 डैम है, तीनों याद करेंगे आज की आज। और एक कृष्णा की आती है सहायक नदियां, ठीक है ना। और सहायक नदियों के अंदर भी एक बड़ी विशेष नदी है सहायक, और उन विशेष नदियों में एक का नाम है मूसी। कौन सी है, मूसी किनारे एक नगर है हैदराबाद। और हाँ एक अच्छा प्रश्न है, कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है विजयवाड़ा। कौन सा है, विजयवाड़ा। 2019 में विजयवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया था स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा, ठीक है ना, स्टैचू लगाया गया था। ये बहुत अच्छा काम किया था विजयवाड़ा के अंदर, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है ना, तो सामाजिक न्याय की प्रतिमा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विजयवाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देश की चौथी सबसे ऊंची मूर्ति है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूरी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर अम्बेडकर की इससे ऊंची प्रतिमा कोई भी नहीं, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखना है विजयवाड़ा के बारे में, ठीक है। तो सुनिए भाई, कृष्णा जहाँ गोदावरी की लंबाई कितनी है 1465, वहीं पर अगर आप देखोगे तो वहीं कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर कितनी है, 14। कुछ जगहों पर आपको 1401 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन 1400 किलोमीटर आपकी लंबाई, इसको याद रखनी है, ठीक है ना। जो भी हो दोनों में से वो सही है। अब सुनो आप, प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी के बाद प्रायद्वीप पे भारत में दूसरी सबसे लंबी कौन सी, कृष्णा। दूसरी सबसे लंबी कृष्णा, ये अच्छा प्रश्न है, दूसरी सबसे लंबी कौन सी है, कृष्णा, ये ध्यान रखना है। अब सुनो, इसका उद्गम होता है, अच्छा गोदावरी निकली कहां से ना, त्र्यंबक। कहां से निकली थी, त्र्यंबक के नीचे एक आता है महाबलेश्वर। कौन आता है, एक त्र्यंबक नासिक जिले में पड़ता है, किस पड़ता है, नासिक। नासिक में त्र्यंबक उससे निकलती है गोदावरी, लेकिन गोदावरी 3 राज्यों में जाती है। गोदावरी निकलेगी महाराष्ट्र, जाएगी तेलंगाना, अंतिम रूप से आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में गिरते समय भी 3, गौतमी गोदावरी, वैष्णवी गोदावरी और वशिष्ठी गोदावरी, 3 नामों से, और ये फिर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कृष्णा 4 राज्यों में जाती है, ठीक है ना, कि कृष्णा नाम की महिला पंचायत करती है, सही बात है ना, पड़ोसी घर में दूध लाने जाती है और पंचायत करती है, ठीक है ना।
या फिर आप इसको ऐसे याद रख लो कि 4 घरों में जाती है और पंचायत करती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कृष्णा 4 राज्य, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकल करके नीचे आई कर्नाटक, कहाँ पर आई कर्नाटक, उसके बाद गई तेलंगाना, कहाँ गई तेलंगाना, फिर गई आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में गई बंगाल की खाड़ी। देखो इस पे डैम आपको याद रखने हैं, देखो कैसे याद रखना है डैम्स को। देखो कृष्णा पर ऐसे याद रखना, कृष्णा पर ऐसे याद रखना है। एक डैम है, इसका नाम है अलमाटी। कौन सा है? अलमाटी। अलमाटी के बाद में है नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर। और एक आता है श्रीशैलम। देखो श्रीशैलम, मैं आज भी बोर्ड पर लिखते समय दिमाग में वही इमेजिनेशन करता हूं जिससे मैंने याद किया। लिंक अप करो, लिंक करोगे तो समझ में आएगा। अलमाटी कर्नाटक, अलमाटी कर्नाटक, तो दोनों में लिंक अप करो। किसका? टेका। किसका लिंक करो? अलमाटी कर्नाटक, अलमाटी कर्नाटक, अलमाटी कर्नाटक, ठीक है, अलमाटी कर्नाटक। अच्छा एक राज्य का नाम है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। अच्छा पीछे से पढ़ो ना, नागार्जुन। नहीं बेटा, तेलंगाना है ना, पीछे से, पीछे से तेलंगाना, नागार्जुन, तेलंगाना नागार्जुन। बैठ गया। कृष्णा पर 3 डैम, अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमाटी कर्नाटक, नागार्जुन, तेलंगाना, नागार्जुन। देखो इसमें और इसमें एक कॉमन चीज है कुछ। देखो इसमें भी आंध्र रे की मात्रा लगती है, सी में भी रे की मात्रा लगती है, आंध्र में भी किसकी मात्रा लगती है? रे के नीचे। कुछ नहीं याद करने का पैटर्न है, याद हुआ और हुआ बस ये लो, आंध्र श्रीशैलम, आंध्र श्रीशैलम, आंध्र श्रीशैलम। तो आप सबको याद हो गया? तो बताओ कृष्णा पर 3 डैम, अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमाटी, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम हो गया। अलमाटी किस राज्य में? कर्नाटक, नागार्जुन सागर तेलंगाना, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। सबको क्लियर? एनी डाउट? भाई बहुत बढ़िया। देखो आगे ये लो, जल ग्रहण का 27% महाराष्ट्र, 44 कर्नाटक, रहा बचा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छोड़ हो गया था। अलमाटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये सहायक नदियों में कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूरगंगा, बाएं तट से, ठीक है ना। और बाएं तट से मूसी और भीमा, मूसी और भीमा। ये कौन से तट से आती है? आपके बाएं तट से। मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। कौन नगर है? मूसी के तट पर है कौन सा? हैदराबाद। देखो भाई हैदराबाद नगर है, हैदराबाद। इस हैदराबाद के साथ में एक और नगर है, इसका नाम है सिकंदराबाद। कौन सा नगर है? सिकंदर। इन दोनों के बीच में जो पड़ती है आपकी झील, इसका नाम है हुसैन सागर। कौन झील है? हुसैन सागर। तो ध्यान रखना हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद को किससे अलग करती है? सिकंदराबाद। हैदराबाद किससे अलग करती है? सिकंदराबाद। तो देखो जुड़वा नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। दोनों को लाइट कम कर दो, कम कर लाइट। देखिए धमकारी है पंखा। सुनो सारी लाइट सब पंखे बंद कर दो, आराम से सो जाते हैं। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन अलग करती है? कौन है? कौन आएगी? हुसैन सागर। हुसैन सागर झील दोनों को क्या करेगी? अलग करेगी। बताओ जी सबको समझ में आया? चलिए भाई बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे बच्चे हो। आगे चलते हैं बच्चे। देखो एक बात, अगली बात पर आते हैं। भाई साहब सुनो, ध्यान से। कृष्णा की सबसे बड़ी जो सहायक है, वो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक है तुंगभद्रा। कौन सहायक? कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक है तुंगभद्रा। 2 धाराओं से मिलकर बनती है, एक का नाम है तुंगा, एक का नाम है भद्रा। एक तुंगा है, एक भद्रा। तुंगभद्रा बनती है दोनों मिलकर के। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक। सबसे बड़ी सहायक कौन है? तुंगभद्रा। देखो ऊपर से आ रही कृष्णा, ऊपर से कृष्णा, नीचे से आती है, इसका नाम है कौन सा? कौन सी है? तुंगभद्रा। दोनों के बीच में एक दोआब बनता है, इसका नाम है रायचूर। दक्षिण भारत के जितने भी लड़ाई का जो कारण था, वो दक्षिण भारत की लड़ाई का एकमात्र कारण था रायचूर दोआब। सारा क्लेश रायचूर दोआब पर था और कोई लड़ाई नहीं थी। जो सब चाहे कि रायचूर दोआब पर क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। समझे बात को? तो रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है। रायचूर तुंगभद्रा के किनारे एक नगर है जिसका नाम है हम्पी। कौन सा है? 2 भाई थे, इनका नाम था हरिहर बुक्का। क्या नाम था? उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया, विजयनगर। कौन साम्राज्य? विजयनगर की राजधानी हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का, दोनों भाइयों ने स्थापना करी। और 150 साल 1336, हाँ ठीक। तो हरिहर बुक्का ने स्थापित किया विजयनगर, जिसकी राजधानी हम्पी, तुंगभद्रा नदी के तट। आप समझ रहे हो? तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थापित, तो इसका मतलब कब्जा रहा होगा कौन से दोआब पर? रायचूर। सही बात है। दोआब उपजाऊ होता है और दोआब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि वहां खेती होती है, फसल होती है। भीमा नदी, अच्छा भीमा नदी इधर से आकर मिलती है, ठीक है ना। नहीं 22, अच्छा मूसी है ना। अरे भाई इधर ही कहीं मिलती है भीमा नदी आकर के, बाएं तरफ से मूसी और को मिलती है भीमा। अच्छा इसमें बहुत सारी नदी दिखाई रखी है, इसमें केवल किसको दिखाया था? रायचूर को दिखाया था बस। तुंगभद्रा और रायचूर, ये दो ही दिखाए थे बस, ठीक है ना। और विजयवाड़ा जो आएगा वो किसके किनारे आएगा? तुंगभद्रा के किनारे, इसके विजयवाड़ा कृष्णा किनारे आंध्र प्रदेश में। और मूसी के किनारे कौन सा है? हैदराबाद। ये 19 जनवरी 2024 को अनावरण हुआ स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, मूर्ति का राम सुतार। इसमें ज्यादा कुछ चीजें काम की नहीं है, इसमें काम की है कि कुल लंबाई 206 है, जिसमें मुख्य जो मूर्ति है वो 125 और इसका पेडेस्टल जो है वो कितना है? 81 मीटर, ठीक है। पेडेस्टल मतलब जो नीचे जिसके ऊपर मूर्ति, ये इतनी स्पीड से आई है कि मास्टर को पता नहीं चल जाएगा, टाइम से आ जाएगा, इतनी चोरी से आनी हो जाए, लेकिन ना समय से नहीं आएंगे, बिगाड़ के देखा बिगाड़ेगा। अब सुनो भाई, अब इसमें वो नहीं है अपने पास में, नोट्स नहीं है, अब अपने को लिखना पड़ेगा सारा, है ना। तो इसके बाद कौन सी नदी आती है? इसके बाद पेनार, पेनार आती है कोई और? कृष्णा के बाद में पेनार छोड़ देते हैं, पेनार को ना। मुख्य नदी कौन सी है? कावेरी, छोड़ दो उसको, कोई जरूरी नहीं। पेनार कावेरी पर आओ सीधे आप, है ना। कावेरी नदी पर आप आओ, कावेरी और ताम्रपर्णी, कावेरी और एक नदी ताम्रपर्णी। देखो कावेरी जो नदी है कावेरी, भाई साहब कावेरी के बारे में आपने क्या कहा? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। एक बात तो ये देखो, दक्षिण भारत की गंगा एकमात्र नदी, प्रायद्वीप की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह, या एकमात्र नदी जो सदावाहिनी है, ना। तो सदावाहिनी नदी कौन सी है? पूरे साल बहने वाली, कौन सी है? कावेरी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, जैसे आप जाओगे दक्षिण भारत में तो ये ऐसे आई आपकी कौन सी नदी? कावेरी। यहाँ पर आता है पश्चिमी घाट और इधर से आती है बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है गर्मियों में, तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आएगा तब इसमें पानी आएगा, भाई बारिश होगी पश्चिमी घाट में तो पानी मिल जाएगा।
और जब इस तरीके से मानसून तुम्हारा जाएगा, ये कौन सा शीतकाल में, शीतकालीन मानसून, तो शीतकालीन मानसून जब आएगा तो भी इसको पानी मिलेगा। तो मानसून के आगमन और मानसून के लौट में, या ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, या दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों से वर्षा जल ग्रहण करती है। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी कौन है, कावेरी। ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि और जो नदियां है ना वो भी प्राप्त करती हैं पानी, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि उनके ऊपर बड़े डैम तो है नहीं, तो पानी आया तुरंत खाली हो गया, लेकिन इस पर डैम्स वगैरह बने हैं और उनकी वजह से इसका पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, पूरे साल भर पानी फ्लो करता है। तो पूरे साल बहने वाली नदी आपकी कौन सी, कावेरी। अब सुनो भाई, कावेरी जो नदी है ना, इसको पवित्र नदी मानी जाती है क्योंकि पूरे साल बहती है। देखो सबसे बड़ी होने की वजह से दक्षिणी गंगा कौन कहलाती है, गोदावरी, बड़ी होने की वजह से। जैसे भारत की बड़ी नदी गंगा, तो प्रायद्वीप की बड़ी नदी गोदावरी। भारत की जो पवित्र नदी कौन है, गंगा। वैसे ही दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी, इसलिए क्योंकि पूरे साल पानी देती है ना। तो पूरे साल पानी देगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो गंगा ही कहलाएगी, ठीक है ना। इसका जो उद्गम है वो उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कौन पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। और ये ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां पड़ती है ना, ये कहाँ पड़ती है आपकी, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक। इनसे निकलती है, कोडागु जिला पड़ता है ना। अच्छा सुबह जो क्लास पढ़ रहे थे अपने, उसमें कोडागु जिला आया था ना, जनजाति आया था, कोरबा डैश करके था, उसमें कोडागु आया था ना। तो ये कर्नाटक के किससे निकलती है, कोगाडू पड़ता है, कोगाडू ना, कर्नाटक के कोगाडू, यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल करके कर्नाटक से निकलेगी और तमिलनाडु बहेगी और जाकर गिर जाएगी और ये गिर जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। अब सुनो आप, इसका एक बड़ा मजेदार प्रश्न है। एक तो इसका अफवाह बेसिन, देखो अफवाह बेसिन दो ही राज्यों में होगा मुख्य रूप से, बड़ा भाग इसका तमिलनाडु में है, दूसरा कर्नाटक में है, और 3% इसका अफवाह बेसिन केरल में भी मिलता है, ठीक है ना। इसका जो एक वो थे क्या कहते हैं, तमिलनाडु का एक जिला पड़ता है तिरुचिरापल्ली, कौन जिला पड़ता है, जिले का नाम है तिरुचिरापल्ली, कौन सा है, तिरुचिरापल्ली। एक चोल शासक थे करिकालन, क्या नाम था, चोल शासक थे करिकालन, चोल शासक करिकालन। और चोल शासक करिकालन ने एक वो बनवाया था, इसके ऊपर डैम बनवाया था, ठीक है ना। चोल शासक उन्होंने 100 AD और 100 BC के बीच में, 200 साल का समय मानते हैं भाई, लगभग 100 AD और 100 BC के बीच में बनवाया था। इस दौरान ग्रैंड एनीकट जिसको कहते हैं, है ना। तो ग्रैंड एनीकट के नाम से एक बांध आपको मिलता है जो भारत का सबसे पुराना बांध है। तो ग्रैंड एनीकट, इसने कृष्ण, इस पर कावेरी पर ग्रैंड एनीकट बनवाया था। ग्रैंड, ये प्रश्न आता है, खूब आता है प्रश्न कि ग्रैंड एनीकट का संबंध किस नदी से है, और इसको कावेरी है, और ये कल नई बांध भी इसको कहा जाता है, कल नई बांध कहा जाता है। चोल शासक करिकालन ने करवाया था इसका निर्माण। तो चोल शासक करिकालन के द्वारा निर्माण करवाया गया था किसका, तो ये करवाया गया था किसका, ग्रैंड एनीकट का। चाय पियोगे, मैं पी लेता हूँ ना, एक मिनट में चाय पी लेता हूँ ना, तुम लोग बात कर लो आपस में। इधर आ जाओ, इधर दोनों, इनको पकड़ के आओ, जाओ नीचे से। आ रहे हैं स्टाफ के लोग, रुक जाओ अभी, भाग लो, तुम कहाँ भाग रही हो। अरे इधर आ। लड़कियों से ज्यादा बदमाशी कर सकता है, नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता लड़के इतनी बदमाशी। देखो कैसी भागी है गोली होकर के, है ना। देख लो लड़के बहुत सीधे होते हैं, समझे, सीधे सीधे होते हैं। नहीं लड़कियां भी सीधी होती हैं जलेबी की तरह। देखो कावेरी पर, देखो बेटा सुनो, जान दो, इसको कंप्लीट भी करना है। कावेरी पर कर्नाटक में एक डैम है, उसका नाम है मेट्टूर। कर्नाटक में कौन सा डैम है, मेट्टूर। कर्नाटक में कौन सा है, मेट्टूर। कर्नाटक में मेट्टूर। कर्नाटक में कौन सा डैम है, मेट्टूर। और इसके ऊपर एक मेट्टूर डैम है, एक शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात है। और एक श्रीरंगपट्टनम, कौन सा है, एक श्रीरंगपट्टनम। ये सब कहां पर है, कर्नाटक में। तमिलनाडु में इसके ऊपर एक जलप्रपात है, होकेन हेगल, कौन सा है, होकेन हेगल। तो ये होकेन हेगल जलप्रपात तो पड़ेगा तुम्हारा कहां पर, तमिलनाडु। और कर्नाटक में कौन सा पड़ेगा आपका, शिव समुद्रम। तो एक शहर है श्रीरंगपट्टनम, कौन सा है, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी आती है ना, किसके बीच में आती है, आंग्ल मैसूर, ठीक है, मतलब आपको ध्यान है, ठीक है, ठीक। तो सुनो, तो ये जो है आपकी आगे, और इसकी जो, हाँ जी, इसमें मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है ना, किसमें, कर्नाटक में है। लो क्वेश्चन है क्या, हाँ सुनो, एक बच्चा ये लिख रहा है, अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री बांध क्यों कहा जाता है। जैसे क्या होता है ना, भाखड़ा बांध, उसके पीछे जो झील बनी उसका नाम क्या कर दिया, गोविंद सागर। ऐसे ही आपका अलमाटी डैम के पीछे जो झील है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री जलाशय, उसका नाम है ना। तो वो जलाशय का नाम है, आपका नाम चेंज कर देते हैं ना। तो ये मेट्टूर डैम, मेट्टूर डैम तमिलनाडु में आएगा ना, हाँ तमिलनाडु में ही है ना, मेट्टूर डैम तमिलनाडु। इसमें कर्नाटक लिखा हुआ है ना, तो मेट्टूर जो आता है किसमें आता है, मेट्टूर डैम, तो ये आता है तमिलनाडु। तो मेट्टूर डैम तमिलनाडु कर लेना भाई, मेट्टूर डैम कहाँ पर है, तमिलनाडु। मेट्टूर डैम कहाँ पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में आएगा, ठीक है ना। आगे सुनो, इसकी सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं, इसमें प्रश्न आता है कई बार। और इसमें प्रश्न पता क्या पूछता है, इसमें पूछता है अमरावती, है ना। तो कावेरी में जो दाएं तट से मिलती है, उन दाएं तट से तो मिलेंगे, वो दाएं तट से मिलने वाली में आती है आपकी, एक नाम है काबिनी, कौन आती है, दाएं तट से कौन मिलती है, इसका नाम है अमरावती। कौन सी है, अमरावती। ये बहुत बार पूछा गया है अमरावती वाला क्वेश्चन। एक नैयाल, कौन सी है, नैयाल। एक भवानी, कौन सी है, भवानी। और बाएं तट से तो मिलती है, बाएं तट से, तो बाएं तट से एक आती है, ये है लक्ष्मण तीर्थ आती है, कौन सी, हाँ हेमावती, अर्कावती, हेमावती है, अर्कावती है, सिमसा है, कौन सी है, सिमसा। और एक कौन सी आती है, लक्ष्मण तीर्थ भी आती है, लक्ष्मण तीर्थ भी आती है। तो ये सब जो है दाएं तट से अमरावती, काबिनी, नैयाल और भवानी, और बाएं तट से हेमावती, अर्कावती और कौन है, सिमसा। एक अंतिम नदी बची है तुम्हारी, कौन सी, ताम्रपर्णी। दक्षिण, देखो इसको पोरनाई नदी भी कहते हैं, भारत की सबसे दक्षिणी नदी मानी जाती है कौन सी, ताम्रपर्णी। और ये निकलती है अगस्त मली की पहाड़ियों से निकलती है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है ना। तो इसका नाम है कौन सी, ताम्रपर्णी नदी है।
तो ये देख लो आप नोट्स में, ताम्रपाणी जिसको पूर्णाई भी कहते हैं, यह आपकी अगस्त मलय की पहाड़ियों से निकली। ताम्रपाणी सबसे दक्षिणतम नदी है। नदियां तुम्हारी हो गई हैं कंप्लीट, मोटी मोटी चीजें नदियों में हो गई है, मोटा मोटा सा हो गया, ठीक है ना। कोई एक आधा फैक्ट कोई नया हो, कुछ अलग मिले आपको, है ना, तो आप देख लेना। अनेकों बार ऐसा हुआ है, देखो मैंने क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। जैसे जनरली मैं क्या करता हूँ ना कि क्लास में नोट्स ले जाता हूँ, देख के पढ़ा देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है ठीक तरीके से कि फैक्ट है भाई, फैक्ट में मिस्टेक हो जाए, इससे बेटर है कि थोड़ा देख लेंगे, कोई बड़ी बात बुरा थोड़ी है देख के पढ़ाना भाई। पीपीटी से पढ़ा लो, देख के पढ़ा लो, बात तो वही है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट तो अपने क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट तो गलत होते नहीं। तो कोई फैक्ट कई बार क्या होता है ना कि बच्चा किसी के नोट्स हमने लिए, है ना, और किसी नोट्स लिए तो बच्चा भी लिखते समय क्या कर देता है, कहीं कहीं पर आप खुद ही देखो अपने लिखते समय गलती हो जाती है ना। तो कुछ कुछ नोट्स में कोई एरर अगर मिल जाए कहीं भी, तो आप मेरे से क्रॉस वेरीफाई करवा के उसको सही कर लेना, ठीक है ना। या मेरे से भी कभी हो जाता है ऐसा कि लिखना चाह रहे थे ये और लिख गए कुछ और, समझाते समय सही समझाए, लिखते समय कोई मिस्टेक हो जाती है ना। तो अगर कोई ऐसा एरर दिखे तो आप उसको ठीक करवा लेना मेरे से, ठीक है ना। कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ बेटा, यार मुझे भी ध्यान नहीं बाएं से दाएं से, है ना, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण तीर्थ मिलती है आकर इसमें, ठीक है ना, नहीं पूछेगा तुमसे बाएं दाएं से, यूपीएससी थोड़ा देखना है, ठीक है ना। तो लक्ष्मण तीर्थ इसके सहायक है, उतना ही बहुत है, याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये है। अब नदियों में क्या बच गया तुम्हारा, बस नदी में यही मामला है, ठीक है ना। अब मैं आपको जलवायु स्टार्ट कर लूं, जलवायु कर ले, सुनो पहले जलवायु पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट है ना। और आज की क्लास में पूरा भी हो जाएगा जलवायु इसी क्लास में। आपके मन में झील मन में होगा ना, तो झीलें बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में आएंगे झीलों पर, पहले पढ़ाते हैं भाई। वो 2 पीडीएफ थी जलवायु की, तो जो बाद में आई थी वो पहले लगाना, तो पहले तो बाद में लगाना, ऐसे लगाओ जलवायु, भारत की जलवायु, बहुत तगड़ा टॉपिक है जलवायु। जलवायु से वैसे बहुत प्रश्न, मुश्किल क्वेश्चन तो खैर नहीं आते कोई, है ना। जलवायु का एक प्रश्न तो ये ध्यान रखना है, फिक्स है, CWG गंगा का मैदान। कोपेन के वर्गीकरण में गंगा के मैदान को दिखाता है CWG, जी का मतलब गंगा का मैदान है, ये ध्यान रखना। CWG फिक्स कर लो, CWG आएगा बस, है ना। ये अगर आप ये कह दो ना कि सर 20 मिनट में उतना पढ़ा दो जितना दरोगा में आ जाए, तो मैं 20 मिनट में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा। नहीं सच में कसम से पूरा ही पढ़ाऊंगा, वैसे नहीं करेंगे। लेकिन उसमें फिक्स क्वेश्चन क्या आते हैं मैं बताऊं आपको। फिक्स क्वेश्चन आता है, पश्चिम विक्षोभ आता है, CWG आता है, बाद में थर्मोस्टेट में सूखा क्यों है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की दिशा क्या है, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम घटती है, मानसून प्रस्फोट क्या है, मानसून के निवर्तन का समय क्या है। ये कुछ 10 प्रश्न है, फिक्स है, उनमें से प्रश्न आते हैं। लेकिन अपने पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बना देते हैं, ताकि फिर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आए तो तुम लोग फंसोगे नहीं, है ना। तो भाई देखो इधर सारे बच्चे ध्यान दो, जलवायु और मौसम 2 शब्द आते हैं। जलवायु आता है, वो क्या आता है, मौसम। जलवायु किसी बड़े क्षेत्र की होती है, मौसम किसी छोटे क्षेत्र का होता है। जलवायु बड़े क्षेत्र की होगी, मौसम छोटे क्षेत्र। जब भी जलवायु की बात करें तो दीर्घकाल की बात करते हैं, दीर्घकाल, लंबे समय, ऐसे 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल। हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल की जलवायु ऐसी थी, हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में ऐसा मौसम था ना। तो जलवायु हमेशा किसी बड़े क्षेत्र में होती है। जलवायु किसी बड़े क्षेत्र की होती है, जलवायु दीर्घकालिक दर्शाता है अपने स्वभाव को। और जलवायु जो है ना, वो वास्तव में लंबे समय तक बड़े क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का औसत योगफल है। क्या है औसत योगफल, योगफल है, औसत योगफल, औसत नहीं, औसत योगफल, ठीक है ना। औसत और एवरेज और एग्रीगेट, योगफल की बात करता है तो वो कहता है एग्रीगेट, और खाली एवरेज की बात करता है तो कहता है औसत। इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या कभी भी वर्षा औसत हो सकती है क्या, ना, कभी भी वर्षा औसत नहीं हो सकती है। ये बात कहते हैं, ये बात कभी भी वर्षा औसत नहीं होती है। कभी होता है कि वर्षा 105 सेंटीमीटर है तो 105 ही होगी, 106 नहीं होगी। कभी होता है क्या भाई 105 वर्षा है तो 105 ही होगी, ऐसा थोड़ी होता है, कभी भी ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। हमेशा वर्षा ऐसे दिखाएंगे भाई, औसत योगफल वर्षा का आता है 100 से 110। अब भाई 101 भी हो सकती है किसी साल, 102 भी हो सकती है, 109 भी हो सकती है, 108 भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब क्या करना चाहते हो, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, छेड़ रहा है उसको, गर्लफ्रेंड तेरी बाबुल पूछ यार, अजीब लड़का है। तो कभी भी बारिश कभी औसत नहीं होती, तापमान कभी औसत नहीं होती, हमेशा औसत योगफल होता है, ठीक है ना, एवरेज नहीं, एग्रीगेट, ठीक है ना। तो एग्रीगेट दिखाता है 100 से 150, तापमान 20 से 30, ये औसत है, ये सॉरी योगफल है। तो हमेशा जलवायु जो है वो वायुमंडलीय दशाओं का औसत योगफल होता है, ना कि वायुमंडलीय दशाओं का औसत योगफल होगा। एक बात, किसका योगफल, वायुमंडलीय दशाओं का। कौन सी वायुमंडलीय दशाएं, तापमान कितना है, कोई बड़ा क्षेत्र लो, इमेजिन दैट हमने लिया पूरा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान का तापमान औसत कितना है, औसत उसका हमने वायु दाब निकाला, कितना एयर प्रेशर रहता है, उस पूरे उत्तर के विशाल मैदान में हमने आर्द्रता निकाली 50 सालों तक। अच्छा वो भी आप जो योगफल निकाल रहे हो, एग्रीगेट निकाल रहे हो, वो 1-2 साल का नहीं, 50 साल, 40 साल, कम से कम 31 साल होना चाहिए, लंबे समय का। 50 साल तक आपने स्टडी करी, तापमान कितना है, वायु दाब कितनी है, आर्द्रता कितनी है, पवनों की दिशा क्या है, ये तमाम चीजें, ये सारे फैक्टर आपने स्टडी किया। और 50 साल तक सब चीजों का, बड़े क्षेत्र का, लंबे समय तक सारी चीजों का हमने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में और हमने क्या निकाला, उसका एग्रीगेट। तो फिर उस एग्रीगेट वैल्यू के आधार पर निर्धारित किया कि यहाँ की जलवायु ऐसी है। मेरी बात समझे नहीं समझे। तो औसत जलवायु क्या है, किसी बड़े क्षेत्र की दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का औसत योगफल, ये जलवायु। जबकि मौसम किसी छोटे क्षेत्र की क्षणिक वायुमंडलीय दशा है, क्षण भर के लिए, मतलब थोड़ी से समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे। हाँ भाई मौसम थोड़ा ठंडा है, दोपहर में मौसम थोड़ा गर्म है, शाम को मान लो या कभी बारिश हुई तो वर्षा का मौसम है कि नहीं, धूप वाला मौसम है, आज तो धुंध का मौसम है। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, थोड़ी से समय की अवस्था हो, मौसम बार बार बदलता है, जलवायु जल्दी से नहीं बदलता। इसलिए गाने भी कैसे बने, मौसम मेरी यार बदलना जाना मौसम की तरह, अच्छा सुना, कभी सुना आपने, बस कर लिया हो। अब देख बावली पूछ खत्म बात है बिल्कुल। देखो तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब सुनो, भारत में जलवायु का जो अध्ययन है वो जलवायु का अध्ययन करता है भारतीय मौसम विभाग। कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। भाई 1875 में स्थापना हुई, कब हुई, 150 साल हो गए ना। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, तो देखो ये स्थापित किया, सोवियत साल कोडाईकनाल में स्थापित करी, 125 साल 150 साल। तो भाई आधुनिक विज्ञान का विकास भारत में करने में योगदान तो हुआ ना कहीं ना कहीं। तो आप देखो कि जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित किया तो इसकी स्थापना हुई सबसे पहले कोलकाता में।
सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुआ, क्योंकि कोलकाता में एक भयानक चक्रवात आया था बंगाली खाड़ी के पास में। चक्रवात आया था 1864 में आया था कि ऐसे 66 में आया था। तो वो जो चक्रवात आया ना, उस चक्रवात के बाद में इनको लगा अंग्रेजों को कि यार ऐसे चक्रवात, चूंकि हर साल ही आते हैं चक्रवात, लेकिन उस समय भयानक चक्रवात है, तो बोले भाई इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि क्यों आते हैं, अगर आए तो पहले पता चल जाए कि आने वाला है, तो उसका ध्यान रखेंगे। इसलिए मौसम विभाग कोलकाता में स्थापित किया गया। फिर बाद में मौसम विभाग को उठा दिया गया यहाँ से। अब मुझे भी नहीं पता क्यों यहाँ से दिया गया, और यहाँ से उठा करके कहाँ ले गए, शिमला ले गए। शिमला यहाँ से मुझे लगता है इसलिए ले गए होंगे, क्योंकि क्लाइमेट भाई वहाँ पर, अब वो वैज्ञानिक तो वहीं से आए होंगे ब्रिटिश, तो शिमला में स्थापित कर लिया, और उनका पर्पज रहा होगा कि हिमालय के जलवायु का अध्ययन वहाँ से किया जा सकता होगा। फिर भाई साहब शिमला भी उनका सिस्टम नहीं बैठा, फिर वो उठा करके कहाँ लिया, पुणे ले आए, पुणे के अंदर ले आए, ठीक है ना, पुणे ले आए। मुंबई पुणे कौन जोड़ता है, बोरघाट, मुंबई नासिक थालघाट, और मुंबई पुणे बोरघाट, ठीक है ना भाई, पुणे ले आए। पुणे ला करके फिर सिस्टम नहीं बैठा, मतलब बाद में भारत सरकार ने उसको फिर स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, दिल्ली। तो पहले स्थापित हुआ कोलकाता, फिर वहाँ से कहाँ गया, शिमला, फिर वहाँ से पूना, फिर वहाँ से आया कहाँ पर, दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अभी फिलहाल जो मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय। और मृत्युंजय महापात्रा इसके महानिदेशक डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा। कौन है, मृत्युंजय महापात्रा। ये भारत में जलवायु के अध्ययन का क्या करता है, कार्य करता है। बताओ सबको समझ में आया? तो जलवायु स्टडी ऑफ क्लाइमेट कहलाता है क्या, क्लाइमेटोलॉजी। इसकी 15 जनवरी 2025 को क्या हुई थी, 18 में स्थापना, और 150 साल पूरे करें 15 जनवरी 2025, 150 साल पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पूना, वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली। 1864 में कलकत्ता में चक्रवात के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ये और भी अच्छे नोट्स बन गए ना, ऐसी किताब बन सकती है ना। अच्छा, इसके पहले जो निदेशक थे, महानिदेशक, वो थे सर जॉन एलियट। कौन थे, सर जॉन एलियट। ये इसके पहले क्या थे, हाँ अभी फिलहाल मृत्युंजय महापात्रा। अभी भाई 2-4-5-10 दिन बदले हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी यही है मुझे, मेरे हिसाब से ना। तो ये है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये मैंने पता है कहाँ से लिया है, देखो ये जो मौसम विभाग की ओरिजिनल वेबसाइट है उससे लिया है, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। देखो बहुत बढ़िया है, इसमें लिखा हुआ है सब, है ना, सब कुछ देखा है। तूफान के नियम, है ना, उन्होंने 1842 में तूफानों के नियम पर अपना महत्वपूर्ण काम प्रकाशित किया है कि नहीं। देखो पत्र जनरल ऑफ सोसाइटी, एस्थेटिक सोसाइटी में ये सब है ना है। और भाई बहुत डेवलपमेंट है, लोगों ने बहुत काम किया है ना, लोगों ने अपना पूरा जीवन इसके अंदर खपा दिया ना, एक चीज की छोटी-छोटी चीजों के अंदर, ठीक है ना। तब जाकर के इसमें लिखा होगा 1800 चक्रवात लिखा होगा, इसमें कुछ लिखा होगा 1864। हाँ 1864 में विनाशकारी उसमें चक्रवात आई, इसके बाद 1866 71 में मानसून की बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा। कहता है वर्ष 1875 में भारत सरकार ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की, तब स्थापना की थी इसकी। यस देखो अब जलवायु, वो जलवायु किसी वायुमंडल की दशाएं हैं, मान लिया सब बातें ठीक है। अब जलवायु जो है ना भाई, वो जलवायु को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। जैसे आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत सारे कारक प्रभावित करते होंगे। कभी घर से मम्मी का फोन आ गया, तेरे बाप ने लड़ाई कर दिया अरे देखो नहीं होता है भाई, आप एक कोई भी स्टूडेंट को प्रभावित करते हैं, बहुत सारे कारक आता है कि भाई मतलब अरे होता ही है ना, जैसे पड़ोस में लड़ाई हो गई या फिर कोई रिश्तेदारी में शादी आ गई, अपने प्रभावित नहीं होते हैं। सुबह मम्मी का फोन आया, तेरे बाप लड़ाई करके कल से, है ना, तो पता चला कि भाई क्या कांड हो गया पता नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, है कि नहीं। तो जलवायु को भी बहुत सारे कारक करते हैं प्रभावित। मतलब किन कारकों, भारत की जलवायु को कौन कौन प्रभावित करेगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं अक्षांशीय अवस्थिति। आप सब जानते हैं भारत के बीचों बीच कौन जाती है, कर्क रेखा। आप देखो कर्क रेखा के ऊपर कौन सा कटिबंध आता है, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण, और कर्क रेखा के नीचे कौन आता है, उष्ण कटिबंध। ये सब पढ़ चुके हैं इस बात को भाई। नीचे जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये पूरा जो इलाका, तेलंगाना, आंध्र, ये सारा किसमें आता है, उष्ण कटिबंध। ऊपर अपना पूरा राजस्थान, बिहार, यूपी, पूरा हिमालय वाले सब किसमें आता है, शीतोष्ण। तो देखो अक्षांशीय अवस्थिति का प्रभाव किसी भी जलवायु पर पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा कि हम कहां पर अवस्थित है। अब हमारी लोकेशन ही कहां पर है, आदि उष्ण कटिबंध, आदि शीतोष्ण। तो बाद में दो प्रकार के जलवायु मिलेंगे, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण और कर्क के नीचे उष्ण कटिबंध पाया जाता है। एक बच्चा लिख रहा है बोरिंग लग रही है सर, तो नहीं कोई बात नहीं बेटा, क्लास को बंद कर दो और आराम से सो जाओ, व्यवस्था है तो क्वार्टर मार के सो जाओ। तो बोलो क्या मतलब बात है, इस कितनी बेवकूफी भरी बात, आप सोच के देखो इस बात को, है कि नहीं। तो ये बात सही है, इस बात में कोई डाउट नहीं। आप दुनिया में हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी हो, है कि नहीं। इसलिए जब भी कोई कुछ कमी बताए तो प्लूटो हो जाओ, बाहर में जाओ, कोई कुछ कहो, है कि नहीं। 33 साल काटनी, 25 साल और काटनी है, 60 साल बाद सरकार भी हाथ जोड़ के घर भेज देती है कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई पढ़ो नहीं समझ में आ रहा, इतना बढ़िया से एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा समझ, नहीं आया तो बताओ भाई, ठीक है ना। तो एक बात हो गई आपकी, सिंपल बात हुई कि भाई हमारे आधी जलवायु तो आधा क्षेत्र हमारे किसमें आता है, उष्ण में, आधा किसमें आता है, शीतोष्ण। दो प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। बेटा को लगा, आगे लगा, इसमें जल्दी लगा, पीडीएफ नहीं है क्या, अरे यार है यार, कैसी बात कर रहे हैं भाई। हाँ इसको ये तो बताओ, एक एक करके बताएंगे ना। अभी तो एक पॉइंट बताए ना अक्षांशीय अवस्थिति, अब दूसरे पे सारे समझाएंगे करके। कहाँ जा रहे हैं, अच्छा जल्दी जल्दी जा, नहीं है क्या मेरे पास मैसेज व्हाट्सएप पर, क्या शायरी, अरे शायरी हाँ हाँ मैं सुनाता हूँ सुनाते हैं। जो मेरी शायरी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो वही शायरी है सबसे बढ़िया। वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कौन नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम कौन निकालते हो यार, ना 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 फोन बंद करो, नहीं सुनाओ। फोन बंद करो तो नहीं सुनाऊंगा, खोले रखो भाई। नहीं मिली पीडीएफ क्या, तो हीरो किसको करूं, भेजा मैसेज ना भाई, तुम ना है यार, ये नहीं, रुको रुको सुनाते रुको। अरे पता है अभी एक दिन ना खान सर को सुनानी है सारी शायरी, कम से कम 15 एक शायरी लिख दी है मैंने, अभी सर मिले नहीं है बहुत दिनों से, तो अब मिलते हैं एक दिन, सुनाता हूँ सर को ले जाके। सुनाते भाई, लगाई पीडीएफ लगा। नहीं वो ऐसे लिखी थी कि नहीं सुन लो, तुम फोन निकालते हो तो पता है, सुनो फोन निकालते हो तो मुझे बहुत हेजिटेशन होती है, सुनाई नहीं जाती है, फोन बंद कर लो यार। यार ये गलत बात, अरे नहीं बाद में सुनाएंगे भाई, पीडीएफ लगा। सुनो सुनो सुनो, अरे इसको देखो भाई जरूर, पेपर अपना अभी पेपर है, पता है। एक शब्द है मुनाफिक, क्या शब्द है, मुनाफिक। तो मुनाफिक का मतलब है धोखेबाज, क्या मतलब होता है, तो जब किसी लड़के के साथ में धोखा हो जाता है तो उसमें उसके सीन क्या है, वो सीन है देखो कि वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते।
वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। देखो हम ठहरे देहाती लड़के इजहार नहीं करते, और ये जो अरमा पाले बैठे हैं मोहब्बत के दिलों में, और ये जो अरमा पाले बैठे हैं मोहब्बत के दिलों में, हम कर भी दें इकरार तो वो एतबार नहीं करते, एतबार नहीं करते। मजा आया? और दूसरी सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर चलते हैं जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर चलते हैं, गैसों का घनत्व घटता है, गैसों का घनत्व घटता है। क्यों घटता है? वहां पर ये क्या मतलब है यार? तो गैसों का घनत्व इसलिए घटता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम हो जाता है। तो आप देखो वायुमंडल को गर्म कौन करता है? गैसें गर्म करती है भाई, गैस ही तो वायुमंडल गर्म करती है। वायुमंडल के गर्म होने का मतलब है गैसों का गर्म होना। अब जैसे जैसे ऊपर चले वैसे वैसे गैसों का घनत्व घटा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अधिकांश गैसें धरातल के आ गई नजदीक। अब ये जो तापमान घटने की दर होती है इसको हम कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर। इसको पर्यावरणीय ताप पतन दर भी कहा जाता है। जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाओगे वैसे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाए। 1 किलोमीटर पहुंचोगे 6.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है। हिमालय की अवस्थिति, भारत की जलवायु को दो प्रकार से, अच्छा हिमालय पर बाद में करते हैं, पहले उच्च पर्वतों पर आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि वे क्षेत्र जो नीचे हैं, नीचे क्षेत्र है, मैदान में है। जैसे मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर है। उत्तर के विशाल मैदान में पढ़ा था ना, औसत उत्तर के विशाल मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। अधिकतम ऊंचाई 291 थी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? दिल्ली कटक की पहाड़ियां जो है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे ऊपर जाओगे हिमालय 4000 मीटर, 5000 मीटर, तो 5000 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर है कि नहीं? अब 5 किलोमीटर ऊपर आप चले जाओगे तो बताओ अधिकांश गैसें तो नीचे आ गई, तो ऊपर गए गैसों का घनत्व कम हुआ, गैसों का घनत्व कम हुआ तो तापमान भी गिरा। तो आप देखो कि एक ही अक्षांश पर, भाई किसी एक अक्षांश पर सूर्य की किरणें समान गिरती हैं पूरी धरती पर। जैसे 23 डिग्री के ऊपर सूर्य किरणें गिरेंगी तो पूरी 23 डिग्री है ना पूरी धरती पर, वो सारी के ऊपर बराबर किरणें गिरेंगी। लेकिन 23 पर एक स्थान ऐसा है जहाँ तापमान बहुत कम है, 23 पर एक स्थान ऐसा है जहाँ तापमान बहुत ज्यादा है। इसका कारण एक बच्चे ने पूछा था कि किलिमंजारो जो तो इक्वेटर के बहुत नजदीक है, लेकिन किलिमंजारो के ऊपर बर्फ जमी रहती है। तो क्या होगा ना कि सूर्य भले ही गिरेगा, लेकिन सूर्य की वजह से ऐसा थोड़ी ना कि सूर्य गिर रहा है किलिमंजारो पर बर्फ नहीं जमेगी, क्योंकि किलिमंजारो 5800 मीटर ऊपर है। तो 5000 से ऊपर जाओगे तो वहां पर तापमान ही बहुत कम है, तो अपने आप ही बर्फ 30 डिग्री तापमान गिर जाएगा, 30 डिग्री तापमान गिर जाएगा, 5000 माइनस तापमान गिरेगा, तो वहां थोड़ी ना होगा भले सूर्य किरणें कितनी लंबवत आ जाए। तो जैसे दो शहरों की तुलना की जाती है, एक दार्जिलिंग और एक आगरा, एक दार्जिलिंग और एक आगरा, दोनों का अक्षांश देखोगे तो लगभग दोनों के अक्षांश अवस्थिति समान। लेकिन सर्दियों में आगरा का तापमान हो जाता है 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान होता है 4 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 4। तो एक का 16, एक का 4, लेकिन अक्षांश अवस्थिति दोनों क्या है? समान। तो इसका कारण उत्तुंगता, एल्टीट्यूड, क्योंकि आगरा मैदान में स्थित है और दार्जिलिंग ऊपर हिमालय के अंदर है, इसलिए एक समान अक्षांश पर होने के बाद भी दोनों का जो तापमान आएगा उसमें 14 डिग्री 12 डिग्री के आसपास का अंतर दोनों में पाया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एक और कारक है जो प्रभावित करता है जलवायु को, और वो कारक है हिमालय की अवस्थिति। हिमालय भारत की जलवायु के लिए दो तरीके से महत्वपूर्ण है, या दो तरीके से जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे हिमालय आप सब जानते हो चापाकार रूप में फैला हुआ है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। साइबेरिया की तरफ से आती है ठंडी ठंडी पवनें, शीत पवनें आती हैं, और ये शीत पवनें जब साइबेरिया की तरफ से आएंगी तो इनको भारत में प्रवेश करने से कौन रोकता है? हिमालय, है कि नहीं? तो हिमालय रोक लेता है। तो एक तो ये है कि हिमालय साइबेरियाई शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। दूसरा, दक्षिण पश्चिम से आता है मानसून, और जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो ये जाकर किससे टकराता है? हिमालय। ये भारत में इस मानसून को रोककर वर्षा करवाने में सहायक। हम कहते हैं कि भाई भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून। तो अगर ये मान लो कि हिमालय नहीं होता तो जलवायु का स्वरूप कुछ अलग हो जाता, क्योंकि दो चीजें होती, एक तो शीत पवनें अंदर एंटर करती, और दूसरा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये वर्षा कम करता उत्तर के भारत का, उत्तर भारत में सीधा निकल जाता है एक तरफ, चाइना बारिश करता जाकर तिब्बत पठार पर, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इसने हिमालय की जलवायु ने भारतीय जलवायु के विकास में अलग भूमिका निभाता है। साइबेरिया के शीत पवनों को आने से रोकता है, और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून को रोक करके वर्षा करवाने में सहायक है। समझ में आ गई बात? तो तीन कारक आपने देखे, एक कारक जिसका नाम था अक्षांशीय अवस्थिति, दो प्रकार की जलवायु का विकास हुआ, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण, कर्क रेखा के नीचे उष्ण। दूसरा हिमालय साइबेरिया के पवनों को रोकता है, इधर मानसून को रोककर बारिश करवाता है। तीसरा उत्तुंगता, ऊंचाई पर चलने पर तापमान घटता है, इसलिए एक समान अक्षांश पर होने के बाद भी तापमान में क्या मिलेगा? अंतर। उसका कारण है क्योंकि जैसे उदाहरण है एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जांपल ये कि दार्जिलिंग तापमान 4 डिग्री और आगरा का तापमान 16 डिग्री, शीतकाल में दोनों जबकि एक अक्षांश पर ही अवस्थित है। ऐसे ही एक देखोगे समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी देखो, इसका मतलब समझो आप, दो प्रकार की जलवायु मिलेगी। एक जलवायु को बोलते हैं महाद्वीपीय जलवायु। कौन जलवायु है? एक जलवायु होती है उसको बोलते हैं समजलवायु। एक कौन सी होती है? देखो महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि महाद्वीपीय जलवायु में मौसम की चरम दशाओं का विकास होता है ना, एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है कि जब गर्मी आएंगी तो तापमान बहुत भारी आएगा, और जब सर्दी आएंगी तो ठंड बहुत गिरेगी। इसको कहते हैं एक्सट्रीम या चरम दशाएं। और भारत में ऐसी चरम दशाएं मिलती हैं आंतरिक हिस्से के अंदर। आंतरिक हिस्सा मत कहो आप उसको, उत्तरी भाग में कहो, उत्तरी भारत में। जैसे हिमालय, जैसे राजस्थान मान लो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कि जब गर्मी होती है ना 50 डिग्री तापमान, और जब सर्दी होती है तो -0 डिग्री टेंपरेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्री और पवनों का प्रभाव इस पर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या मिले? आप उत्तर भारत में कहीं देख लो, आपने बिहार देख लो, यूपी देख लो, कहीं भी देख लो, आप लद्दाख चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो एक्सट्रीम कंडीशंस पाई जाती हैं। तो ये होता है महाद्वीपीय जलवायु। तो जिन क्षेत्रों में सागर की आने वाली या सागर से आने वाली पवनों का प्रभाव नहीं होता है वहां पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो भारत के अंदर कैसी जलवायु मिल रही है? आपकी महाद्वीपीय जलवायु मिलती है आंतरिक भागों में, ठीक है ना। लेकिन समुद्री जो तट है उन समुद्री तट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट लगता है। अपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत सिंपल है, आपको एक बार में ही समझ जाओगे। देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, सुनो। अब इमेजिनेशन करते हैं कि मैं जहां खड़ा हूं ये स्थल है, मैं स्थल पर खड़ा हूं, तुम लोग जहां बैठे हो इस तरफ मान लो कि महासागर है, इस तरफ अरब सागर या बंगाल की खाड़ी है, और इस तरफ मैं जहां खड़ा हूं ये कौन है? ये तटस्थलीय भाग है, ठीक है ना। स्थल की विशेषता क्या होती है ना, देखो हीट उष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। एक विधि होती है चालन, एक होती है विकिरण, और एक होती है संवहन। देखो सूरज से जब किरणें आई, प्रकाश आया सौर, और कोई वस्तु गर्म हुई, इसका मतलब विकिरण है। जब आपने स्टोव या गैस के ऊपर पानी रखा तो नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे के कारण ऊपर आए गर्म, और ऊपर के नीचे का, तो इसको संवहन कहते हैं। और जब आपने चूल्हे के अंदर चिमटा दिया, चिमटा इधर से गर्म हुआ और फिर धीरे 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 पीछे की तरफ गर्म होता है, ये होता है चालन। आप सब जानते हैं। तो स्थल जो गर्म होता है वो होता है चालन से। स्थल जो होगा वो चालन, ऊपर का धरातल गर्म होगा, फिर वो अपनी हीट नीचे ट्रांसफर करेगा। और पानी जो सागर गर्म होगा तुम्हारी तरफ, वो पानी गर्म होगा किससे? संवहन से। ऊपर का पानी गर्म होगा, ऊपर का पानी नीचे ट्रांसफर होगा, नीचे का ठंडा ऊपर आ जाएगा। तो आप बताओ कौन गर्म जल्दी होगा? स्थल।
भाई पानी गर्म होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि ऊपर का गर्म होकर ट्रांसफर कर रहा है हीट को ना, वो ऊपर गर्म हो रहा है वो नीचे चला जा रहा है, नीचे का ठंडा ऊपर आ जाए, तो महासागर का जो जल है वो गर्म होने में पूरा दिन लगा देगा। जबकि स्थल तो क्या होगा ना कि 1 घंटे में जैसे सूरज गिरा ऊपर गर्म होता जाएगा, वो अपनी हीट नीचे ट्रांसफर। तो हमेशा स्थल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तेजी से गर्म तेजी से ठंडा स्थल, और जल धीरे धीरे ठंडा और धीरे धीरे गर्म। सबको क्लियर ये बात, कोई डाउट इसमें? अब देखो क्या सिस्टम बनेगा। मान लो कि हम तक के ऊपर गए, सुबह के 6 बज गए, धीरे धीरे रोशनी आनी शुरू हुई, 8 बजे 9 बजे 10 बजे, जैसे ही 10 बजे का लगभग टाइम हुआ, स्थल तेजी से क्या हो गया, गर्म हो गया। स्थल जैसे ही तेजी से गर्म होगा तो इस स्थल के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म, और ये वायु तीव्र गर्म होकर के और ऊपर उठ जाएगी। तो तटीय भागों में, तटीय जो स्थल होता है उन तटीय स्थल भागों के अंदर वायु गर्म होकर तीव्र गति से ऊपर उठ जाएगी। या प्रेशर कैसे बनेगा, लो भाई वायु ऊपर गई तो प्रेशर कैसा लो हो गया, और सागर भाई पूरी रात ठंडा हुआ बेचारा मुश्किल से, अब इसको तो गर्म होने में टाइम लगेगा। ये तो रात दिन भर पूरे दिन जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब गर्म होगा, ये तो तेजी से गर्म हो गया 1 घंटे 2 घंटे में। तो इधर इसके कंपेयर में यहाँ पर कैसा प्रेशर हो गया, हाई। तो 10 बजे 9 बजे के आसपास चलोगे तो ये धीरे धीरे सागर से पवनी की तरफ चलना शुरू हो जाती है स्थल की तरफ दिन के समय में, ठीक है। और इसे कहते हैं स्थल, सॉरी सागर समी होती है शीतल मंद पवनी, ठंडी नहीं शीतल मंद धीमी गति से चलती है। तो तटीय भागों में दिन के समय चलती है स्थल समीर, और स्थल समीर के प्रभाव से ऊपर से तापमान तो सागर समीर, चाहे भले ऊपर से कितना भी सूरज चमक रहा है तेज गति से, खूब धूप तेज पड़ रही है, लेकिन समुद्र की तरफ से जो समीर आती है जब वो लगती है तो उसकी वजह से हमें तापमान ज्यादा महसूस नहीं होता है। इसलिए साल भर चलती है, और साल भर चलते रहने के कारण यहाँ पर पूरे साल एक प्रकार के जलवायु का विकास हो जाता है, उसे कहते हैं समजलवायु या मॉडरेट क्लाइमेट। मेरी बात समझ में आई? तो तटीय भागों के अंदर समजलवायु, जबकि आंतरिक भागों में कैसी जलवायु होती है, ये कौन सी, महाद्वीपीय जलवायु, जहां पर महाद्वीपीय जलवायु में मौसम की एक्सट्रीम कंडीशन पाई जाती है। समझे नहीं समझे? तो एक फैक्टर हुआ समुद्र से दूरी, कोई भी स्थान समुद्र से दूर है या समुद्र के नजदीक है, वहां की जलवायु समुद्र की दूरी भी क्या करती है, प्रभावित करती है। जो समुद्र से दूर वहां महाद्वीपीय जलवायु, जो समुद्र के निकट वहां कैसी सम जलवायु का विकास होता है। बताओ सबको क्लियर हुआ नहीं? कोई दिक्कत थोड़ी इसमें? तो ये आपके आगे एक आपका था उच्चावच, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी ने भी यहां से प्रश्न पूछा था एक बार, देखो ये महत्वपूर्ण कैसे, सुनो भाई। वर्षा 3 प्रकार से हो सकती है। वर्षा कितने प्रकार से? 3। एक वर्षा हो सकती है जो होती है पर्वतीय वर्षा। कौन वर्षा होती है? एक वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एक होती है पर्वतीय वर्षा। एक वर्षा होती है चक्रवातीय वर्षा। कौन वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। और एक होती है संवहनीय वर्षा। कौन सी होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। 3 प्रकार से वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा का कोई विशेष बात नहीं है, पवन आई, पवन आई। अब देखो जब इस सागर की सतह के ऊपर पवन चलती है, सागर की सतह के ऊपर पवन चलती है, तो सागर की सतह पर पवन चलेगी तो क्या लगेगा, घर्षण। एक तो घर्षण लगाती है, एक बात। दूसरा सागर का पानी सूरज की वजह से गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या बनेगी, वाष्प। समझ में आई बात? तो वायुमंडल में नमी, पवन जब चल रही है तो पवन जब चलेगी तो उसके साथ नमी हो जाएगी। नमी 2 प्रकार से आई, एक तो पवन ने जो घर्षण लगाया उससे आया, और एक सूर्य की वजह से क्या होगा कि सूर्य जब गर्म करेगा उसको समुद्र को तो क्या होगी, वाष्प बनेगी। और सागर की सतह पर चलती हुई पवनें अपने साथ क्या लेकर आती है, नमी, नमी लेकर आती है। अब भाई साहब नमी आएगी, वो नमी आकर के पर्वत से टकराएगी। देखो जब पानी को गर्म किया तो जल वाष्प बनेगा, जब पानी को ठंडा करोगे तो जल बनेगा। भाई पानी गर्म करोगे तो क्या बना, वाष्प, और यदि जल वाष्प को ठंडा करोगे तो पानी जल, सिंपल है, सब जानते हैं आप। तो बेसिकली जब वो पवनें चल करके आती हैं तो पवनें जब आती हैं तो आकर के पर्वत से टकराती है, पर्वत से टकराई तो पवनें चल चल ऊपर चलो ऊपर चलो, पर्वत के आगे नहीं जाना है, तो पवन के ना आगे तो हम जाएंगे, पार करके जाएंगे, और वो पवनें पर्वत से टकराती हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ने का करती हैं प्रयास। जब ऊपर चढ़ती है तो इन पवनों का होता है ओवर टर्निंग, एक टर्म होता है ओवर टर्निंग, चलो वो काम का नहीं है अपने, लेकिन ये पर्वत के ऊपर चढ़ती है, ऊपर जाकर ओवर टर्न करती है, ऐसे घूमती है, कभी भी ऐसे जाकर ऐसे नहीं जाती, पहले ऐसे जाकर ऐसे ओवर टर्न करती है। अब जब ऊपर जाएगी तो तापमान 165 मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस घटता है, और बहुत ऊंचाई पर जाने पर वो जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होती है, संघनन होता है, और संघनन से बनते हैं बादल, संघनन से क्या बनते हैं बादल। अब बादल बनना शुरू हुए और लगातार इसमें जब लगातार इसमें जलवाष्प आती रहेगी, वाष्प आती रहेगी, तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 100%, और 100% सापेक्ष आर्द्रता होते ही और ये बरस जाएगा। समझे नहीं समझे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ा था ना हमने, पॉकेट जीके के अंदर पढ़ाया था आपको। तो सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुई होते ही ये बरस गया। तो इस प्रकार से ये जो बारिश हुई है कौन सा प्रकार है, पर्वतीय वर्षा। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो कोई भी पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ये सब उच्चावच कहे जाते हैं, भूगोल में क्या बोलते हैं इनको, उच्चावच। तो जब भी कभी पर्वतों से आर्द्रता वाली पवनें आकर टकराती हैं और इसके ऊपर आरोहित होती है, मतलब ऊपर चढ़ती हैं, तो ये वाष्प का क्या होता है, संघनन, बादल बनते हैं, बादलों से क्या होती है, बारिश। ऐसी वर्षा को हम कहते हैं कौन सी, पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा है, पर्वतीय वर्षा। फिर ये पवनें कुछ आगे भी जाती है, इनमें से कुछ पवन आगे जाती है तो नमी क्या हो गया, उसमें कम हो गई, और दूसरी तरफ नमी बहुत कम होने की वजह से बारिश अत्यधिक कम होती है। इस क्षेत्र को कहते हैं रेन शैडो रीजन। क्या कहते हैं, रेन शैडो रीजन। ये रेन शैडो रीजन कहलाता है, रेन शैडो रीजन कहलाता है। आगे बेटा इधर जल्दी फटाफट, ये कहलाता है आपका रेन शैडो रीजन। क्या कहता है, रेन शैडो रीजन। अब ये रेन शैडो रीजन भारत में, जल्दी फटाफट, भारत में 2 प्रकार के रेन शैडो रीजन आपको देखने को मिलते हैं। इस चित्र पे देखो, इधर इधर, अरे आजा अंकल जी जल्दी आजा, दिमाग मत खराब कर, बैठ जा। अरे वो तू नहीं कर रहा, मैं छेड़ कर रहा था बस, मान ले तो टर्न ऐसे, हाँ सीधा देखो। अब देखो इस चित्र में आप एक बार थोड़ा सा जरा देखो, है ना, आप इसमें देखो, इसको डिलीट कर दो। देखो कैसे रेन शैडो एरिया बनेगा, उच्चावच कैसे प्रभावित करते हैं, प्रश्न ये उच्चावच है ना, उच्चावच के ऊपर इसमें लिखा गया है, ये उच्चावच वाला ही डिस्कस कर रखा है। देखो इधर से अरब सागर की शाखा आई, अरब सागर की शाखा आके टकराई किससे, पश्चिमी घाट, इधर तो बारिश होगी, लेकिन इस तरफ चलोगे बारिश कम होगी, तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र होगा, अर्धशुष्क। कैसा हुआ, अर्धशुष्क। देखो अर्धशुष्क का मतलब वर्षा की मात्रा 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर है। जब वर्षा की मात्रा 25 से 60 के बीच में हो तो मानो कि वहाँ कैसी दशाएं हैं, अर्धशुष्क। 25 से कम हो जाए तो वो वहाँ पर कैसा है, शुष्क है। कैसा है, शुष्क। तो यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु का विकास हुआ प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में, प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में। वहीं पर आप देखोगे तो इधर से अरब सागर ऐसे चल के गई। अब भाई बारिश होने के लिए क्या चाहिए, पहाड़ चाहिए, है ना भाई, बारिश के लिए पर्वत चाहिए, लेकिन अरावली तो क्या है, अरावली इसके समांतर हो गया। भाई अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराई, पश्चिमी घाट के पश्चिम में बारिश कर दी, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ आंतरिक प्रायद्वीप के आंतरिक भाग में कैसी दशाएं होगी, अर्धशुष्क। वहीं ये अरब सागर की शाखा अरावली के क्या हो गई, समांतर। और भैया अरावली के समांतर जब हुई ना तो अरावली ने कहा कोई दिक्कत, चलो आपने कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, अरावली जब इसको रोकेगी नहीं तो इस समांतर से निकल जाए और थार मरुस्थल में वर्षा नहीं हो। समझ में आ गई बात?
दक्षिण राजस्थान में जो भाग या गुजरात का जो भाग, जो अरावली का ऊंचा भाग है, यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है। हालांकि राजस्थान में सबसे पहले आती कौन सी है? अरब सागर ही है, लेकिन बारिश ज्यादा नहीं करती। दक्षिणी राजस्थान गुजरात की कुछ हिस्से में बारिश करती है और इसके समांतर आगे निकल जाती है पंजाब हिमाचल प्रदेश के मैदान में। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में चली गई आगे, और आगे गई तो आगे इसको फिर कौन मिल गया? हिमालय। आगे कौन मिला? हिमालय। हिमालय में रुक जाओगे बारिश का, पहले बाद में बात करेंगे। तो ये हिमालय टकराती है अरब सागर, और फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में खूब बारिश करती है, जम्मू कश्मीर में अच्छी वर्षा होती है, किससे? अरब सागर की शाखा। इधर भाई साहब ये है आपकी, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, और ये इधर से आपकी जब निकली बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, तो इसको यहाँ खूब नमी मिल गई, और खूब सारी जब इसको नमी मिली, एक से जबरदस्ती कॉल आया। ये कह रही है कि मैम, ये कह रही है कि सर मैं एचडीएफसी बैंक से प्रिया बात कर रही हूँ। अरे बात सुनो। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि वो लोन के लिए इंक्वायरी करी थी आपने। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि जबकि इंक्वायरी करी नहीं लोन के लिए, ठीक है ना। मैंने किससे? बोलो हिना मैम से बात करी थी। मैं कल बात करूँगा तेरे से। जबरदस्ती है। एक बार मैं ठगा हुआ था, 10,000 रुपये का मेरे चुना लगा हुआ है ना। ये पता नहीं कहाँ से नंबर लाते हैं, इनको सब डिटेल इनके पास आती है। देखो आगे, देखो आगे, इस पे आओ, इस पे आओ। बंगाल की, अरे फर्जी कॉल आते हैं, ऐसे कुछ फ्रॉड कर देंगे। इनके लिंक भेज रहे हैं, आपका ये इंक्वायरी प्रोसेस हो जाएगा, बैंक खाली है। यही होता है। देखो सुनो बच्चे, सुनो, इस पर आते हैं वापस, वापस ध्यान से आओ, है ना। प्रिया मेरी साली का नाम है। मैं तुम्हें इतने सुनो, देखो मैंने ये कहता हूँ कितना खुश हो गए तुम लोग, सारी मेरी खुशी तुम्हें हो रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हारे मुंह लग जाते हैं, ऐसे मुंह हो जाता है जैसे यार पता नहीं क्या ही गालियां निकालते हैं इनको ना। जैसे कॉन्सेप्ट बताते हैं वैसे ही तुम्हारे मुंह लग जाते हैं, ऐसे है ना। और जैसे ही तुम्हारे साथ कोई भी टॉपिक से बियॉन्ड कोई बात कर लो, तुम्हारा दिल खुश हो जाता है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। अरे जाओ रे, अरे जाओ रे, खत्म बालक को। देखो देखो आगे। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा, कौन सा? दीदी सामने बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये बंगाल खाड़ी। अब भाई साहब यहाँ से चली बंगाल खाड़ी की शाखा, चली 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 चली, इधर गए तो अराकान योमा पर्वत, कौन पर्वत? म्यांमार में। किसमें है? म्यांमार। भाई एक शाखा तो म्यांमार की रास्ते चली गई चीन की तरफ, ठीक है। एक शाखा यहाँ पर पड़ता है चटगांव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? भाई सीधे नाम से जाकर टकराई चटगांव की पहाड़ियों से, टक्कर मारी चटगांव की पहाड़ियों से, बारिश करी अच्छी, और फिर ये आगे निकल गई इस तरफ, और सामने आई गारो खासी जयंती, मेघालय। गारो खासी और गारो खासी जयंतिया में पहाड़ियां मिलती है कीप आकार, नहीं सॉरी कीप आकार पहाड़ियां नहीं, कीप आकार संकीर्ण घाटियां। कभी भी पहाड़ी कीप आकार नहीं। क्या कभी भी ऐसी पहाड़ी हो सकती है क्या? कीप का मतलब यही होता है ना, कीप का मतलब ऐसी पहाड़ी हो सकती है ना। एक पहाड़ ऐसे होगा, एक पहाड़ ऐसे होगा, इसके बीच जो घाटी है वो घाटी क्या होती है? कीप आकार। और संकीर्ण घाटियां, एक बार जब पवन एंटर कर जाए तो उसमें उलझ जाए पहाड़ियों के बीच में, और जितनी पवन उलझ के ऊपर उठेगी उतनी ज्यादा क्या होगा? संघनन। भाई पवन एंटर करी, और एंटर करने के बाद में निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है पवन को, वहीं घाटियां उलझी हुई है, और आर्द्रता उनके अंदर लबालब भरी आर्द्रता, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आई है, खूब आर्द्रता है। बांग्लादेश में बारिश होगी नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में पहाड़ियां है नहीं, मतलब होगी अच्छी बारिश होगी, लेकिन मतलब मूसलाधार वर्षा तो नहीं होगी वैसे। तो यहाँ से गारो खासी पहाड़ियां संकीर्ण पहाड़ियां हैं, और इस वजह से यहाँ पर खूब बारिश होती है। मेघालय के अंदर जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं, है ना, लिविंग रूट ब्रिज। किसमें मिलते हैं? ये मेघालय की विशेषता है। वो लोग क्या करते हैं कि पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जो पतली पतली जड़ें होती हैं, उन पतली पतली जड़ों को एक पुल के तरीके से उनको बांध देते हैं, लपेट देते हैं, बारीक बारीक जो जड़ें होती हैं। 20-25 साल में वो जड़ें मोटी मोटी हो जाती हैं, और वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है पुल के जैसा। उनको कहते हैं जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं, और वो 200, 300, 400, 500 साल तक कहीं खराब नहीं होते हैं। जीवित जड़ के पुल, डबल डेकर पुल भी है, एक पुल उसके ऊपर एक पुल। अभी एक और पुल बनाया जा रहा है, ट्रिपल डेकर, 3 पुल ऊपर नीचे होंगे। प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए बिना सामंजस्य स्थापित करके रह लेना, ठीक है। तो यहाँ से गारो खासी जयंती में खूब बारिश होती है, और गारो खासी जयंती के माध्यम से फिर ये असम घाटी आ गई। यहाँ पर असम घाटी में ये शाखा प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो उच्चावच मिला बंगाली खाड़ी को, अरब सागर को उच्चावच मिला पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी बारिश हुई। इस अरब सागर को हिमालय मिला, तो हिमालय के दक्षिणी भाग शिवालिक में हिमालय में खूब बारिश करी। बंगाली खाड़ी को पहला उच्चावच मिला गारो खासी जयंती, तो गारो खासी जयंती में खूब बारिश करी। इसके बाद ये एंटर कर गई असम घाटी, ऊपर मिली शिवालिक के पहाड़ डापला मिरी अबोर मिसमी अरुणाचल में खूब बारिश करी, खूब बारिश हुई। और इन पवनों ने फिर पटकाई बोम नागा मणिपुर इनमें खूब बारिश करी। इसलिए आप देखोगे कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश है। अतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्या हुआ है? विकास हुआ। विश्व के 4 सबसे अधिक जैव विविधता के स्थलों में से एक कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट हिमालय, भारत का हिस्सा भी आता है, इंडो बर्मा जो आता है ये। फिर ये हिमालय आगे मिल गया, भाई ने कहा मोड़ लो चुपचाप इधर, तो हिमालय ने क्या किया? बंगाल की खाड़ी को पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, और मैदान में लगातार फिर क्या हुई? बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान, और यूपी बिहार राजस्थान होते हुए सामने आ गया अरावली को बारिश करके फिर जाओ। तो देखो अधिकांश नमी चली गई नॉर्थ ईस्ट, बाकी मुड़ने के बाद नमी बंगाल, बिहार, रही बची यूपी, और फिर जो नमी बचती है वो अरावली इस बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश करवा दी पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, क्या बारिश करवा दी? हरियाणा। और जब ये बंगाली खाड़ी को क्रॉस करके जाती है तो इससे बारिश होती है केवल 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और इस अरावली के सारे पश्चिमी राजस्थान में विकास होता है, अर्ध शुष्क जलवायु भी है दशाओं का। इतना कम पानी होता है कि थार मरुस्थल में वनस्पतियों का सघन विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। और आगे चलती है मरुस्थल को, आधा मरुस्थल क्रॉस करती है, तो जोधपुर जैसलमेर में जाते जाते बारिश रहती है केवल 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कि ऊपर थोड़े बहुत बादल दिखते हैं, हल्की फुल्की बारिश होती है 5-7-10 दिन, और फिर वो वापस वहां से मानसून। सबसे लास्ट में मानसून कहां पर पहुंचा? जैसलमेर, राजस्थान। ऊपर शिवालिक की पहाड़ियां, तो अरब सागर में और बंगाल खाड़ी किसमें बारिश करी? शिवालिक के बाद, शिवालिक को क्रॉस करने के बाद रही बची बारिश किसमें करी? मिडिल हिमालय, पेट पंजाल, धौलाधर, नागटिका, मंसूरी, उसमें बारिश करी। और थोड़ी बहुत रही बची बारिश किसमें कर देगी? मान हिमालय। और जब आगे तो फिर क्रॉस नहीं कर पाती पवन, क्योंकि उसमें फिर नमी बिल्कुल क्या होगी? खत्म।
और लद्दाख के पठार के ऊपर पहुंचते पहुंचते बारिश होती ही पूरा लद्दाख का पठार सूखा पड़ा है, खाली चट्टानें, नग्न चट्टानें, कहीं वनस्पतियां, पूरा लद्दाख पठार सूखा है। तो लद्दाख पठार है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में है। प्रायद्वीप पठार का आंतरिक भाग है, वृष्टि छाया प्रदेश में। कोरोमंडल तट दक्षिण पश्चिम मानसून से शाखा खाती है, तो इससे भी वृष्टि छाया प्रदेश में है। और थार का मरुस्थल भी वृष्टि छाया प्रदेश में। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ये इतने रेन शैडो एरिया है जहां पर बारिश नहीं होती। बताओ क्लियर है कि नहीं बात? लेकिन अब ये जो क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र है, ये कैसे बारिश प्राप्त करते हैं? तो उच्चावच समझ में, उच्चावच तो कितने महत्वपूर्ण उच्चावच है। अब इससे आपका चाहे कितना भी डीप कॉन्सेप्ट आए, चाहे यूपीएससी पूछे, नेट यूजीसी पूछे, कहीं पूछेगा, आप आराम से बना लोगे। समझे नहीं समझे? माइंड डेवलप हुआ इसके ऊपर। ये वाले नोट्स नहीं, ये वाले नोट्स अब ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, एक दो दिन में पूरा हो जाएगा। वैसे तो तुम्हारी कॉपी में है, ये तुम्हारी को नोटबुक में नहीं टॉपिक, बढ़िया से सुंदर नोट्स लिखे हैं सारे। सुनो सुनो सुनो, प्लीज कीप साइलेंस। तो नोट्स में तो है ही है। ये तो पीपीटी है, ये वाली जो मैं हाथ से लिखा हूं, ये वाले डायग्राम्स, ये वाले सब, ये वाले डायग्राम, ये सब उस बच्चे ने भी अच्छा बना रखा डायग्राम, ये सब मैं तुम्हें पीपीटी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? तो उससे भी आप एक बार देख लेना भाई। 150 रुपये लग जाएगा, कोई बात नहीं है ना, एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलो अब देखो, प्रभावित करने में बेटा सुनो प्लीज, इसको कंप्लीट करना है अभी। 1 घंटा अपने पास में, 6 बजे, 1 घंटे में टॉपिक पूरा हो सकता है आराम से। क्या देख, सच में देख, चाहिए 5 मिनट, अभी 1 घंटा क्लास है ना अपनी, तो 10 मिनट में आओ तुम आराम से। चलो इस पे
हाँ भाई आगे सुनो, अभी तुम बैठो, बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शुरू करें, जल्दी बैठो, जल्दी स्पीड से। ओए लड़के, यार मैं कह रहा हूँ तुम्हें, बैठ जाओ भाई, यो बैठ जा यार, भाई बैठ जा यार, क्या क्या लोगे बैठने का, क्यों नहीं बैठ रहा है? चलो शुरू करते हैं ना, चलो। अगला एक कारक है, इसको बोलते हैं कौन सा? देखो, अक्षांश अवस्थिति हो गया, हिमालय की अवस्थिति हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी भी हो गया, और उच्चावच भी हो गया। अब आता है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन, मानसून विंड आता है। मानसून के बारे में जो है एक बात को समझ लो आप, पवनी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। एक पवन होती है जिनको बोलते हैं, एक पवनी होती है जिनको बोलते हैं स्थायी पवन। कौन पवन होती है? या इनको बोलते हैं भूमंडलीय। कौन पवनी है? भूमंडल। या इनको कहते हैं बच्चा वैश्विक पवनी। कौन पवनी है बेटा? वैश्विक पवनी है, वैश्विक पवनी। ये तीन प्रकार की, एक व्यापारिक, एक पछुआ, और एक होती है जिसको बोलते हैं ध्रुवीय। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ये पूरे साल एक दिशा में चलती है और एक निश्चित मार्ग का क्या करती है? अनुसरण। पूरे साल एक निश्चित दिशा, जो इनकी दिशा है उसी में चलेंगे मार्ग में। भाई पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, ठंडा लगने के। ये पूरे साल एक ही दिशा में चलती है और एक निश्चित मार्ग का क्या करती है? अनुसरण। जो इनका रास्ता है उसी रास्ते पर चलती रहेंगे। दूसरी बात पर आते हैं, सेकंड थिंग पर। दूसरे पर आओगे तो दूसरी एक पवनों का प्रकार है और उन पवनों को कहते हैं, उनको बोलते हैं सामयिक पवनी। कौन पवनी है? ये होती है सामयिक, पीरियोडिक विंड होती है, पीरियोडिक विंड। सामयिक पवनी होती है, ये वे पवनी है, ऐसी पवन है जो जो पवने, ये पवने ऐसी है जो कि 2 घंटे में अब पानी ला के दिया है। अरे वाह भाई वाह। सामयिक पवन वे पवन है बेटा, प्लीज। सामयिक पवन वे पवन है जो पवने पूरे के पूरे 6 मतलब एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में चलेंगे। एक निश्चित समय होगा, एक दिन, दिन रात, 1 महीना, 6 महीना, एक निश्चित समय में निश्चित दिशा में चलेंगे और फिर एक निश्चित समय के बाद में अपने मार्ग में क्या कर लेती है? परिवर्तन। वे पवने जो निश्चित समय अंतराल पर अपने मार्ग में परिवर्तन करें, ऐसी पवनों को हम कौन सी पवन कहते हैं? सामयिक पवन कहते हैं, पीरियोडिक विंड बोलते हैं। जैसे सागर समीर, स्थल समीर। सागर समीर चली दिन में, रात को वो दिन में चली सागर से स्थल, और रात्रि को चली स्थल से सागर। प्रत्येक 12 घंटे में अपने मार्ग में क्या किया? परिवर्तन। मानसून 6 महीना चली सागर से स्थल, 6 महीना चली स्थल से एक निश्चित समय के बाद में अपने मार्ग में परिवर्तन किया। ऐसी पवनों को हम बोलते हैं कौन सी पवने? सामयिक पवने, पीरियोडिक विंड बोलते हैं, पीरियोडिक विंड। ठीक है, दूसरी बात होगी। तीसरी बात, एक पवन होती है जो होती है लोकल विंड, स्थानीय पवन। लोकल विंड होती है, ठीक है। स्थानीय पवन जो होते हैं, स्थानीय पवन, वो स्थानीय पवन वे होती हैं जो किसी छोटे क्षेत्र पर चलती हैं, थोड़े से समय के लिए चलेंगी फिर वो समाप्त हो जाएंगे। कुछ समय के लिए चली, जैसे 15 दिन चली, 20 दिन चली, फिर वो समाप्त हो गई। जैसे लू गर्मियों में चलेगी फिर समाप्त हो जाएगी, वे होती है लोकल विंड होती है, स्थानीय पवन होती है। अब इस ऐसे समझो कि जो मानसून है, ये जो रास्ते में बदलाव करती है 6 महीना, नष्ट नहीं होती है, केवल क्या होता है? रास्ता बदलती है। तो बताओ किस कैटेगरी में आएगी? सामयिक। मानसून कैसी पवन है? साम, तो 6 महीना चलती है सागर से स्थल और 6 महीना चलती है स्थल से सागर, ठीक है ना? ऐसे चलती है। तो हम मानसून के बारे में कहते हैं कि मानसून एक सामयिक पवन है जो प्रत्येक 6 मार्ग में, 6 माह में, जो प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर मार्ग में क्या करती है? उत्क्रमण करती है, पलटती है, रास्ते को बदलती है, स्थल से सागर, सागर से स्थल। आई बात समझ में? ये बात होगी। अब ये मानसून जो है, मानसून पवनों का अध्ययन सबसे पहले अरब के लोगों ने किया, क्योंकि अरब के लोग जो हैं वो व्यापार किया करते थे भारत के साथ, पानी के रास्ते, जल के रास्ते। और चूंकि जल के रास्ते जब वो लोग व्यापार करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब जल के रास्ते व्यापार होगा तो पवनों का अनुसरण करना पड़ेगा। पहले जहाज होते थे, पाल वाले जहाज, तो पाल वाले जहाज होते थे तो उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है ना पवनों का। इसलिए सबसे पहले अरबी लोगों के द्वारा ही इनका क्या किया गया? इन पवनों का अध्ययन किया गया और उन्होंने ही इन पवनों का नाम दिया मॉनसून। क्या नाम दिया? मौसम शब्द से बनाया मानसून। मौसम शब्द से कौन बनाया? मानसून। मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा में मौसम शब्द है और उस मौसम से ही क्या बनाया? मानसून, जिसका मतलब होता है मौसम या ऋतु। मलयालम में एक और शब्द आता है मॉनसून, क्या आता है? मॉनसून, और इसका मतलब होता है सामयिक पवन। तो दोनों भाषाओं में अरबी लोगों ने भी इसका उपयोग किया और एक मलयालम में भी ये शब्द मिलता है मॉनसून। दूसरी बात, दुनिया में मानसून की व्याख्या करने का जो पहला प्रयास किया वो अरबी विद्वान थे हिप्पोकस। क्या नाम था? हिप्पोकस। जबकि वहीं भारतीय मानसून के संदर्भ में व्याख्या करने का काम किया किसने? अल मसूदी। किसने किया? अल मसूदी। अल मसूदी और हिप्पोकस ने सबसे पहले क्या किया? मानसून का अध्ययन करने का कार्य किया। आई बात समझ में? अब चलते हैं अगली बात के ऊपर। नेक्स्ट अगला एक चैप्टर आता है, इसको बोलते हैं अल नीनो। देखो दक्षिणी ध्रुव भाई, देखो मैं बताने को तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हिंद महासागर, द्वीप ध्रुव भी बता दूंगा, मेडन जूलियन भी बता दूंगा, सब बता दूंगा मैं, लेकिन आपके काम का नहीं है, ये बता रहा हूँ। सदन ऑसिलेशन उतने डीप नहीं पूछेगा सबको ना, लेकिन अल नीनो, ला नीना तो जरूर महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? अब एक बार अल नीनो पर थोड़ा ध्यान से हम पढ़ते हैं, अल नीनो कैसे प्रभावित करता है उस पर आते हैं, ठीक है? अल नीनो पर आप आओ एक बार और अल नीनो समझो। देखो अल नीनो स्पेनिश वर्ड है, कौन सी भाषा का शब्द है? स्पेनिश, और इसका मतलब बाल यीशु या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट। चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट आएगा, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट ये शब्द है। तो ये बाल यीशु इसका वो है। बेसिकली होता क्या है, इसको पूरा एक बार डिटेल से हम समझते हैं इस मानचित्र के माध्यम से। देखो ध्रुवीय क्षेत्र से पानी आएगा ऐसे, ये पानी बहता है। पछुआ पवन प्रवाह मैंने आपको बताया था, याद करो सुबह प्रैक्टिस सेशन में मैंने वो बताया था आपको, इसका अंटार्कटिका के चारों तरफ एक पानी का प्रवाह मिलता है चारों तरफ। तो ये पानी बह रहा है, ठंडा पानी। ये ठंडा पानी जब बहेगा तो ठंडा पानी बहता हुआ और ये टकराएगा किससे? नीचे, चिली से। चिली से टकराएगा तो पानी मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मुड़ेगा तो यहाँ पर एक देश आता है जिसको बोलते हैं पेरू। यहाँ पर आता है चिलू। पेरू देश के नाम पर इस करंट का नाम पड़ गया क्या? पेरू की ठंडी जलधारा। पेरू की ठंडी जलधारा, ये पेरू की ठंडी जलधारा बह रही है। इस जलधारा के बारे में अधिक व्याख्या करने का काम किया गया किसके द्वारा? हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? हम्बोल्ट।
हमबोल्ट ने इसकी व्याख्या करी और हमबोल्ट ने चूंकि इसकी व्याख्या करी इसलिए इस धारा का नाम पड़ा पेरू की ठंडी जलधारा या हमबोल्ट की ठंडी जलधारा। सामान्य प्रोसेस है, ये प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत और ये दक्षिणी प्रशांत। इस दक्षिणी प्रशांत महासागर में इस प्रकार से जलधारा चलती है, ये वाली जलधारा, ये वाली, ऐसे पानी का एक प्रवाह आपको देखने को मिलता है। क्या हो गया भाई, क्यों फंस गया? ऐसे पानी का प्रवाह देखने को मिलता है, इसको अपने बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं, ये प्रवाह देखने को मिलेगा, ये वाला फ्लो ऐसे, ये वाला फ्लो, ये वाला फ्लो ऐसे, और ये धारा आपकी कैसी है, ठंडी है। और यहाँ पर आपका जो मरुस्थल है, यहाँ पर मरुस्थल मिलता है, इसको बोलते हैं अटाकामा। कौन मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट है। समझे बात को? अटाकामा मरुस्थल है। अब सुनो आप, ध्यान दो, अटाकामा मरुस्थल है। अब ये धारा जो बहेगी तो ठंडा पानी है, ये इसकी सामान्य प्रकृति है। व्यापारिक पवनें चलती हैं ऐसे, जो 30 से और किस तरफ आती है, 0 की तरफ। 30 से किस तरफ आती है, 30 से किधर आती है, 0। 30 से किधर आती है, 0। 30 से 0 की तरफ व्यापारिक पवनें चलती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध को क्रॉस करके जब उत्तर में एंटर करती हैं, ऐसे उत्तर में ऐसे एंटर करती हैं, ऐसे ऐसे एंटर करती हैं, तो ये यहाँ से न मिलेंगी हिंद महासागर से, प्रशांत महासागर से। तो प्रशांत से न मिलेंगी, वो तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, इसे टकरा कर बारिश कर देंगी। भाई ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में ही सारी जनसंख्या है, लगभग लोग ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी भाग में रहते हैं, क्योंकि इस पर्वत से टकरा करके यहाँ मानसूनी वर्षा होती है, तो पानी होगा, खेती होगी, इसलिए अधिकांश जनसंख्या पूर्व में। आगे पवनें चलेंगी तो पानी कहाँ से ले लेंगी, इंडियन ओशन से, हिंद महासागर, और हिंद महासागर से पानी लेकर के बारिश करेंगे किसमें, भारत के अंदर और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। मानसूनी जलवायु का क्या होगा, इससे विकास होगा। ये सामान्य प्रक्रिया है। देखो यहाँ पर पानी कैसा है, ठंडा, कैसा पानी बह रहा है, ठंडा। इसको ध्यान से समझना है। अगर पानी ठंडा होगा तो बताओ वायु का तापमान कैसा होगा, कम। वायु का तापमान क्या होगा, कम होगा। तो नीचे ठंडा पानी है तो वायु ठंडी होगी, वायु ठंडी होगी तो ठंडी वायु हमेशा बताओ फैलती है, सिकुड़ती है, नीचे आती है। और अगर वायु ठंडी होकर नीचे बैठेगी तो बताओ वायु का दाब बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा दाब। वायु ठंडी होकर नीचे आएगी तो दाब क्या करेगी, बढ़ाएगी, दाब बढ़ेगा। अब यदि मान लो कोई सतह मरुस्थल है या खुली चट्टान है, नग्न चट्टान है, तो वैसी स्थिति में अगर सूर्य चमकेगा उस पर, तो चट्टान और मरुस्थल क्या होगा, गर्म। मरुस्थल और चट्टान जब गर्म होंगे तो वायु भी क्या होगी वहां की, गर्म। और वायु गर्म होकर के और अपना क्या करेगी, तापीय प्रसार करेगी। और जब वायु का तापीय प्रसार होगा तो बताओ दाब कम होगा, ज्यादा होगा, दाब घट जाएगा। तो वायु गर्म होकर ऊपर चली गई तो दाब लगाता हो क्या होगा, कम होगा। मतलब तापमान बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और तापमान अगर घटेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दोनों अपोजिट है। तापमान घटा, सबको समझ में आ गई। तो दो चीज चल रही है दुनिया के अंदर। एक चीज तो ये चल रही है, सुनो यार इधर, एक चीज तो ये चल रही है कि 21 जून को सूर्य यहाँ पर है, और 21 जून को सूर्य यहाँ पर है तो थार का मरुस्थल गर्म हो रहा है, हीट इंजन, और तिब्बत का पठारी पूरा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, यानी कि इस क्षेत्र में विकसित हो रहा है लो प्रेशर। तो इसके अपोजिट यहाँ पर पानी कैसा, ठंडा, पानी ठंडा, वायु का तापमान भी कम, वायु का तापमान कम, प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर है, और यहाँ कैसा प्रेशर है, लो। और पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये हाई प्रेशर में धक्का मारेगा, पवनों को भागो यहाँ से, जल्दी चलो। कोई पवनें स्पीड से चलती हुई और इक्वेटर को पार करके एंटर करती है भारत में, तो मानसून अपना आ जाता है। ये तो स्थिति है सामान्य। लेकिन पता नहीं क्यों हर 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर ये पेरू का ठंडा पानी गर्म हो जाता है, पता नहीं क्यों। किताब में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक इसके ऊपर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन पानी गर्म हो जाता है, बस ये पता है। इसके कई कारण बताते हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण होता है, मैग्मा उबलता है, उस मैग्मा से ऐसा होता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, छोड़ दो। लेकिन किताब में लिखा है कि अभी इसका स्पष्ट कारण नहीं पता है। लेकिन 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर 3 डिग्री से लेकर के और 36 डिग्री के बीच में, कितने से 3 से लेकर के 36, ये पेरू की ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही पानी गर्म हुआ तो वायु का तापमान भी बढ़ा, वायु का तापमान बढ़ा तो जो हाई प्रेशर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, लो प्रेशर। जो ये हाई प्रेशर धक्का मारता था अब धक्का नहीं मारेगा, अब ये पवनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। और जो पवनें इधर जा रही थी भारत में, ये वापस इस तरफ चलती हैं, और जब ये पवनें इधर से चलती हैं तो एंडीज पर्वत में टकराती हैं और अटाकामा मरुस्थल में खूब भारी बारिश होती है। समझ में आई बात? जाना इधर था, लेकिन पेरू का पानी ठंडा जो था वो गर्म हो गया, गर्म होने की वजह से लो प्रेशर बना, विंड इस तरफ आई और अटाकामा मरुस्थल में क्या हुई, बारिश। किसानबाजी हो गई, बारिश हुई अपने यहाँ। और जो पवनें इधर जा रही थी अब उनको धक्का तो मिला नहीं, प्रॉपर धक्का नहीं मिला, प्रॉपर कुछ नहीं मिला, तो जो मानसून समय पर पहुंचना चाहिए था अब वो मानसून देरी में आया और वर्षा जो है ना वो औसत से कम हुई। इसे कहते हैं अल नीनो का प्रभाव। पेरू की ठंडी जलधारा का पानी यदि गर्म हो जाए, इसी घटना को हम कहते हैं अल नीनो। क्या कहते हैं, ये समझ में आएगा नहीं, बताओ। पेरू की ठंडी जलधारा का गर्म होना ही क्या कहलाता है, अल नीनो। जब अल नीनो सक्रिय होगा तो भारत में मानसून लेट से आएगा और बारिश सामान्य से कम, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, तेरे नहीं बात। लेकिन इसके विपरीत का प्रभाव होता है, इसके विपरीत ला नीनो। टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास घट जाता है, जितना सामान्य तापमान है उससे भी क्या हो जाएगा, कम। ठंडी थी और ठंडा हो गया, ठंडा और ठंडा हो गया, तो हाई प्रेशर और हाई हो जाएगा, और हाई प्रेशर और जब हाई होगा तो जो पवनें सामान्य जा रही थी वो और तेज धक्का मारेगा और मानसून समय से पहले आ जाएगा और अतिवृष्टि होगी। और जब भारत में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, इधर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अतिवृष्टि होगी तो इसकी वजह से, इस अतिवृष्टि की वजह से वे फसलें जो पानी से संबंधित है, जैसे गन्ना, जैसे जूट, जैसे चावल, इनमें पानी चाहिए, इनको तो क्या होता है, फायदा। और भूमि का जो जल स्तर होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो अल नीनो ला नीना ये दोनों है। समझ में आई बात? इसका भारतीय मानसून पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस साल बारिश ज्यादा हो जाए उस दिन समझ जाना कि इस साल कौन सा एक्टिव है, ला नीना है। जिस साल मानसून कम आए, बारिश कम हो, और जब लोग ऐसे बात करते हैं पहले बहुत बारिश होती थी, बारिश कम होती है, तो समझ जाना क्या एक्टिव है, अल नीनो एक्टिव। समझे नहीं समझे? ये सिस्टम होता है। अल नीनो और ला नीना के प्रभाव होते हैं किस पर, भारतीय जलवायु पर। बताओ सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर बने कि नहीं बने? हो गया? चलो और बताओ फिर आगे बताएं फिर आपको। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनका प्रभाव पड़ता है। अब एक फैक्टर होता है, देखो अब मैं आपको बताऊं, आपको अल नीनो बता दिया, ला नीना बता दिया, अल नीनो बता दिया। दक्षिणी दोलन आपके काम का नहीं। दक्षिणी दोलन क्या होता है, मैं जैसे अगर इस डायग्राम में आपको बताऊं तो देखो क्या होता है। ये एक द्वीप पड़ता है ताहिती, और इस तरफ एक जगह पड़ती है, इसका नाम है डार्विन, ठीक है ना। एक वैज्ञानिक का नाम था वाकर, गिलबर्ट वाकर, और गिलबर्ट वाकर ने इसके बारे में व्याख्या करी। वाकर ने कहा कि जब यहाँ पर ठंडा होता है तो प्रेशर कैसा होता है, हाई, और यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, लो। तो विंड सर्कुलेशन होता है हाई प्रेशर से। तो उन्होंने बताया कि ये पवनें यहाँ से चलती हैं, ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठ करके और यहाँ पर उतरती है, ये सर्कुलेशन है ना। और जब ये सर्कुलेशन होता है, ये वाला सर्कुलेशन, ऐसे ये वाला सर्कुलेशन होता है दुनिया में, तो इससे भारतीय मानसून पर क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक है। लेकिन जब यहाँ पर पानी गर्म हो जाता है, अल नीनो आता है, तो विंड जो ऐसे जा रही थी वो विंड क्या होती है, उल्टी आती है और ऐसे उठ करके और यहाँ पर उतरती है। तो एक बात तो हुआ
यहाँ हाई, यहाँ लो, फिर एक बार हुआ यहाँ लो और यहाँ हाई। दोलन का मतलब क्या है? ये तो है दोलन। दक्षिणी शब्द इसलिए काम में लिया भाई, इसके संदर्भ में कभी हाई इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ये दोलन हो गया। और दक्षिणी का मतलब है क्योंकि ये घटना किसमें होती है? दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक बार हाई इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो इस घटना को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन। इसलिए हम इसको एक साथ लिखते हैं एनसो। अल नीनो, और अल नीनो किसका संकेत है? दोलन का, दक्षिणी दोलन। जैसे अल नीनो आएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर का सेंटर चेंज हो जाएगा। ये घटना और ये जो चक्कर बनता है, ये जो चक्कर बनता है, ये चक्कर, इसको वाकर चक्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाकर चक्कर। ये सब भाई देखो, पूछ ले तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पूछेगा नहीं यार। ये दरोगा किस तरह पर इस तरीके के प्रश्न पूछना, तुम समझ रहे हो? बहुत रेयर घटना है ये, रेयर चीज है, मतलब समझ रहे हो। और पूछेगा नहीं वैसे, मैं बता देता हूँ आपको ना, लेकिन फिर भी चलो मैंने बेसिक समझाई दिया इसका। अल नीनो दोनों आपस में लिंक होते हैं, ठीक है ना। अब चलो अगली बात पर आते हैं। नेक्स्ट देखो, ये द्विध्रुव अपन नहीं पढ़ेंगे, द्विध्रुव है ना, छोड़ो ना, क्योंकि काम का है नहीं। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, ये समझा देता हूँ। और एक बताता हूँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो वे हैं जो आपके जैसे कभी शक्ति आया, कभी अम्फान आया, कभी आते हैं ना चक्रवात। अभी आंध्र प्रदेश के तट पर आया था कौन सा? मोन्था आया था, मोन्था। अभी गुजरात में आने वाला था, महाराष्ट्र गुजरात में कौन सा था? शक्ति। ये सब आते हैं ना, तो ये तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी और सागर में आते हैं। एक होते हैं कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये दो पॉइंट डिस्कस करते ही क्लाइमेट का 70% टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर क्लाइमेट कुछ बचा ही नहीं है, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं फिर अभी, उसके बाद में क्लास अपनी ऑफ करेंगे। फिर अब हम पढ़ते हैं अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण में दो चीजें आती है, देखो ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, इसमें दो चीजें आपकी आती हैं। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण में दो चीज कौन कौन सी आती हैं? अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में दो चीज कौन कौन सी आती हैं? एक तो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में आता है तुम्हारा, एक तो होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम आती है, और एक आती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। एक कौन सी आती है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम आती है और एक कौन सी आती है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। दो प्रकार की जेट स्ट्रीम पाओगे। ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण हो गया क्षोभमंडल के ऊपर 12, 13, 14, 15 किलोमीटर ऊपर। तो इन दोनों को देखने के भारतीय मानसून पर ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का क्या प्रभाव पड़ता है। पहले मैं समझाता हूं आपको पूर्वी, फिर समझाता हूं पश्चिमी। एक भारत का मानचित्र आप देखो इस तरीके से, यहाँ पर हो गया, और ये हो गया तिब्बत का पट्टा। इसमें देखो बेटा, सुनो, एक विद्वान थे भारत के मौसम विभाग के महानिदेशक रहे, भारतीय थे, इनका नाम था पी कोटेश्वरम। क्या नाम था? पी कोटेश्वरम। इन्होंने दिया पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिया? पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम थ्योरी। भाई पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत इन्होंने जब दिया तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भाई साहब, जब सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पर, सूर्य का लंबवत होता है, तो तिब्बत का पठार एक हीट इंजन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? तिब्बत पठार इतना गर्म होता है कि जैसे मान लो कि ये पूरा तिब्बत पठार है, तो ये पूरा पठार क्या होगा? गर्म हो गया। पठार जब गर्म होगा तो यहाँ के इस पठार के संपर्क में जो वायु वायु भी गर्म हो जाएगी, और वायु गर्म होकर क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी, उठेगी वायु गर्म होकर, तो यहाँ से वायु ऊपर उठेगी। और ये वायु ऊपर उठने के बाद, ऊपर उठने का मतलब ये नहीं साइड में नहीं जा रही है, ऊपर उठने का मतलब ऐसे ऊपर उठेगी, पठार के ऊपर उठेगी। यहाँ से वायु जब ऊपर उठेगी तो यहाँ से उठ करके ये वायु और दक्षिण की तरफ आएगी, और पृथ्वी के में एक बल काम करता है कौन सा? कोलिस। कोलिस बल के प्रभाव में ये किस तरफ मुड़ेगी? दाएं तरफ मुड़ते हुए, और ये कहाँ पर आके उतरेगी? मेडागास्कर के आसपास उतर जाएगी। और जैसे ये इधर उतरेगी, उतरने के पश्चात देखो, जहां से वायु ऊपर उठती है वहां पर लो एयर प्रेशर, और जहां पर वायु उतरती है वहां पर हाई एयर प्रेशर, और विंड चलना शुरू होंगी। देखो क्योंकि इसकी दिशा पूर्व से और किस तरफ दिख रही है? पश्चिम की तरफ। तो जो ऊपरी वायुमंडल में चलती है उन दोनों कहते हैं जेट स्ट्रीम, और चूंकि इसकी दिशा पूर्व से पश्चिम है, अतः इसको कहा जाता है कौन सा? पूर्वी जेट स्ट्रीम। और इस तरीके से पूर्वी जेट स्ट्रीम पाओगे जो कि तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और मेडागास्कर के आसपास उतरती है। तिब्बत पठार पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और मेडागास्कर के आसपास हाई एयर प्रेशर, और विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये भारतीय मानसून को क्या करती है? उत्पन्न करती है। यही पाउने हैं जो भारत में मानसून लेकर के आती है। फिर भाई साहब बड़ा बड़ा थ्योरी दे दी, बात तो सही है। अब जब इतनी अच्छी थ्योरी दे दिया इन्होंने, तो रूस और भारतीय वैज्ञानिकों एक दल, एक ग्रुप 1973 के अंदर ये लोग अरब सागर में उतरे एक जहाज लेकर के, और इन्होंने एक अभियान चलाया, उसका नाम था मोनेक्स। कौन सा था? मॉनसून एक्सपीडिशन। और उसमें इस बात का अध्ययन किया गया कि जो पी कोटेश्वरम कह रहे हैं वो बात सही है कि गलत है, और इन्होंने पाया कि जो पी कोटेश्वरम ने कहा वो बात बिल्कुल समझ में आई बात। तो बताओ, ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जलवायु को प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मानसून को उत्पन्न करने में सहायक है। समझ में आ गई बात? तो एक तो आती है पूर्वी जेट स्ट्रीम, एक दूसरी घटना और घटित होती है। अब एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम की देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा आता है कौन सा? अफ्रीका। अफ्रीका आता है, अफ्रीका आता है, अफ्रीका आता है, अफ्रीका। और ये यहाँ पर तुम्हारा यहाँ से ये यूरोप है, और यहाँ पर जो है वायु कैसी होती है? कोल्ड, कोल्ड एयर मास है। और ये कैसा है? वार्म एयर मास, वार्म एयर मास, ये कोल्ड एयर मास। ये दोनों ठंडी और इस तरफ से कौन सी? गर्म। दोनों वायु आपस में मिलती है। जब भी दो विपरीत स्वभाव की पवनें मिलेंगी तो चक्रवात की उत्पत्ति होगी। चक्रवात उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर। कहाँ उत्पन्न हो गए? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में चक्रवात क्या हो गए? उत्पन्न हो गए। अब दुनिया में एक जेट स्ट्रीम पवन चलती है जो कि ऐसे भूमध्य सागर के ऊपर से हिमालय के ऊपर की तरफ चलती है, ऐसे 12-13 किलोमीटर ऊपर चलती है। इसको बोलते हैं पश्चिम से पूर्व चल के आती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है पछुआ जेट स्ट्रीम। क्या नाम पड़ता है? पछुआ जेट स्ट्रीम। और ये पवन भाई साहब इधर से जब आती है चल करना, तो इधर से चल करके आ रही है सर्पिला का रूप में, तो नीचे भूमध्य सागर में जो चक्रवात बन रहे हैं, इन चक्रवातों को अपने साथ खींच करके ले आती है किस तरफ? भारत। तो ये पछुआ जेट स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों को भारत तक लाया जाता है। जब ये जेट स्ट्रीम पवन इन चक्रवातों को लाती है, तो जो मैदान है दिसंबर जनवरी फरवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, विशेष रूप से 4 महीना, इनमें भी दो सबसे महत्वपूर्ण दिसंबर और जनवरी। इन महीनों के दौरान जो मैदानी भाग है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर मैदानों में होती है बारिश, जल वर्षा होती है। जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के जो इलाके हैं, सिक्किम विक्किम, यहाँ पर पानी तो बरसेगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो जो पानी है ना वो किस में बरसता है? वो बर्फ के रूप में।
और शीतकाल के दौरान जब ये जेट स्ट्रीम पवनें, पछुआ जेट इन चक्रवातों को लेकर के आएंगी तो इनसे हिमालय में क्या होगी, भारी बारिश हो जाएगी। हिमालय में बर्फबारी और मैदान में क्या होगी, बारिश होगी। समझ में आई बात। विक्षोभ का मतलब है डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होते हैं चक्रवात। विक्षोभ किसको बोलते हैं, चक्रवात का ही नाम है विक्षोभ। क्योंकि भारत में इनका प्रवेश पश्चिम से होता है, इसलिए इन चक्रवातों को भारत में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इन पश्चिमी विक्षोभों से बारिश होगी, इसको राजस्थान में कहा जाता है मावठ। क्या कहा जाता है, तो मावठ क्या है, तो मावठ है पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। समझ में आई बात। दिसंबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी का महीना है। इस समय शीत ऋतु में फसलें कौन सी हैं, रबी, गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये तो है, बाजरा नहीं, ये सब है ना। अब हाँ, तो अब ये जो सुन लो यार, अब ये जो आपकी फसलें हैं ये रबी फसलें। बारिश में भारत में होने वाली कुल वर्षा का 3% ये किन से प्राप्त होती है, पश्चिमी विक्षोभ। और ये बारिश जब होगी ना तो इससे जब ये बारिश प्राप्त होगी हमें तो रबी फसलों को बहुत फायदा होता है। अतः इस वर्षा को हम कहते हैं रबी फसलों का वरदान। क्या कहते हैं, ब्लेसिंग ऑफ रबी क्रॉप्स। और ये जो बारिश गिरती है ना इसको कहते हैं सुनहरी बूंदें। क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स। सुनहरी बूंदों के रूप में इसको जानते हैं। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया बात, कर लोगे आराम से। ये सिस्टम होता है। तो बताओ ये पश्चिमी विक्षोभ पछुआ जेट जो है, इस पछुआ जेट का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ना पछुआ जेट नहीं, तुम्हारा शीत ऋतु भी क्लियर होगी। शीत ऋतु जब हम पढ़ते हैं तो शीत ऋतु के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, शीत ऋतु में हम क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं पश्चिम विक्षोभ। भाई शीत ऋतु की जो मुख्य घटना है वो क्या है, पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ शीत ऋतु भी होगी तुम्हारी। शीत ऋतु के अलावा तुम्हारा क्या हो गया, वो शीत ऋतु के अलावा तुम्हारा हो गया ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून। मैंने पूरा समझाया ना कि दो शाखाएं होती है, अरब सागर और एक होती है बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी भारत में प्रवेश करती है उधर मेघालय की तरफ से। सबसे अधिक बारिश यहाँ पर पड़ेगी मासिना, जो खासी पहाड़ियों के दक्षिण में 1148 या 1200 सेंटीमीटर, कुछ आंकड़े 1187 भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। और अरब सागर से जो है बारिश होती है पश्चिमी घाट के अंदर और नर्मदा ताप्ती की घाटियों से प्रवेश करके और मध्य भारत में चला जाता है और अरावली के समांतर पंजाब और हरियाणा में इधर से बंगाल खाड़ी आती है और दोनों संयुक्त होकर के पंजाब हिमाचल प्रदेश में क्या करती है, बारिश करती है। तो दोनों शाखाएं बंगाल खाड़ी, अरब सागर, ये हिमाचल और पंजाब में संयुक्त रूप से वर्षा करती है, संयुक्त रूप से बारिश करेंगे। समझे नहीं समझे बात को, तो बताओ सबको क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो एक बार अपने कॉपी सारे बच्चे नोट्स निकालो एक बार, है ना सबके पास नोट्स, नहीं है, नहीं है तो वो क्या करें बताओ उन बच्चों का, तो क्या क्लास छोड़ दें, पक्का। चलो अभी छोड़ देते हैं एक बार, एक अच्छा ठीक है, अभी एक दो चीजें बता देते हैं आपको ना, या कल पढ़ा दें। अच्छा एक क्लास ना 1 घंटा अभी लगेगा इसमें, कोई बात नहीं भाई, कल छुट्टी है क्या है? सुनो देखो, सुन लो यार, देखो ये नोट्स ऐसे जब देखते हैं ना ऐसे, तो ऐसे देखने से पता चलता है कि लगभग हो गया है, बस इतने पेज बचे, इतने तो हो गए, इतने पेज बचे बस, ज्यादा है नहीं। तो पेज के हिसाब से तो ज्यादा बचे हैं नहीं, है ना, पेज के हिसाब से ज्यादा है नहीं, तो ये हो गए हैं। अब सुनो भाई, भाई 1 मिनट सुनो, क्या कौन सी, हाँ सागरी समीर आती है, उनके साथ नमी आती है और तीसरे पैर में बारिश हो जाती है। हाँ तो ये तो बहुत दुख हो रहा है मुझे, एक्सेस सबके पास में है क्या इसका, नहीं है ना, ये बहुत बुरी बात है यार, होना चाहिए था एक्सेस इसका। तमिलनाडु में कल पढ़ा देंगे तमिलनाडु, अब मैं भी थक गया हूँ, काफी देर हो गई ना, तो इससे ज्यादा क्लास में ली नहीं जाती है ना। तो सुनो तमिलनाडु बता दें आपको, चलो तो देखो, कोई नहीं सुनो, चलो तमिलनाडु तुम्हारा मन है, मेरा मन हो गया तमिलनाडु का, देखो वो लिखा था कि चलो यादों से ख्वाबों से अब उसको भूल जाते हैं, चलो यादों से ख्वाबों से उसको भूल जाते हैं और अपने ही दिल में एक नया आशियाना बनाते हैं। और हम तो खोए थे वहम में कि बिन हमारे मर ही जाएंगे, हम तो खोए थे वहम में कि बिन हमारे मर ही जाएंगे, मगर मुनाफिकों को मुनाफिक मिल ही जाते हैं। लिखा है मैंने इसको, देखो अब तुम्हें सारी ऐसे सुनाई जाएगी ताकि मोबाइल निकाल के टाइम ना, ओहो धोखा हो गया ना तुम्हारे साथ, हमला अचानक हुआ ना। अब सुनो, अब 10 मिनट पढ़ना पड़ेगा, सारी सुना दी है। तो मानसून होता है 2 प्रकार का, कितने प्रकार का, एक मानसून होता है जिसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून, दक्षिणी पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून। और एक मानसून दूसरा प्रकार होता है, इसको बोलते हैं बच्चा उत्तरी पूर्वी या शीतकालीन मानसून। देखो शीतकालीन बेटा प्लीज 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 बदमाशी नहीं करनी है। देखो उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून में आप देखो 6 महीना पवनों की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीना पवनों की दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ये तो अपन पहले देख चुके हैं, इसको अपने देख चुके हैं पहले, यहाँ पर अपने देखा था ये अरब सागर बंगाल खाड़ी दक्षिण पश्चिम मानसून है। और ये वाला जो है अगला वाला, इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बच्चा बार बार कह रहा है। तो देखो जब पवनों की दिशा 5 मिनट का ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा ये देखो, शीतकाल के दौरान अभी सर्दियां है ना, अब पवनों की दिशा बदल चुकी है, अब पवनों की दिशा है भारत में ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे है पवनों की दिशा, ऐसे ऐसे, ये पवने यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। देखो अब यहाँ से जब पवन चलेगी तो भाई यहाँ तो सूखा है, यहाँ तो नमी मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर जब पवन ऐसे आएगी ना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम शीतकाल में, तब बंगाल की खाड़ी से इसको मिल जाता है नमी। इधर मानसून आ रहा है, ये चोटी बना रही है, बना बांध के आगे तो इधर देखो, तो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम में पवनें चलती हैं, यही आपका उत्तरी पूर्वी, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कौन सा कहते हैं इसको, शीतकालीन, सर्दियों के दौरान।
बंगाली खाड़ी से पानी लेगी, बंगाली खाड़ी से पानी लेकर, और ये यहाँ पर तट है कौन सा, कौन तट, कोरमंडल। कहाँ पर टकराई, कोरमंडल तट। यहाँ कोरमंडल तट के ऊपर में स्थित एक शहर है जिसका नाम है चेन्नई, बड़ा नगर तो चेन्नई है, महानगर है ना चेन्नई। तो चेन्नई में बाढ़ हो जाती है, क्या जाती है, बाढ़। तो ये होता है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। ये शीतकाल की दो घटनाएं, एक तो हिमालय के अंदर बर्फ गिरना, मावठ में होना, और एक दूसरी घटना हो रही होती है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तट पर वर्षा। तो शीतकाल में तमिलनाडु का तट क्या करता है, वर्षा प्राप्त करता है। बताओ सर, आप सबको समझ में आया, पक्की बात। तो ये आपका सिस्टम होता है दक्षिणी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है ना। अब मानसून में कुछ ज्यादा बचा नहीं है, अब आपको आधे घंटे और लगेगा, तब परसों जब तुम लोग आओगे तो मानसून कंप्लीट करके, सुनो सुनो, मानसून परसों आप आओगे तो परसों मानसून को निपटा करके, यार क्या बावली बात कर रहे हो, अभी अगली क्लास में होगा ना। और बुधवार को जो सुबह वाली क्लास है ना, प्रैक्टिस वाली, उसको भी लास्ट क्लास 100 क्वेश्चन करवा देंगे अपने, क्योंकि उनमें सब में कोई समझाना नहीं, सब टिक करवाने उसमें क्वेश्चन है ना। तो उसको भी निपटा देंगे और परसों मानसून खत्म करके नया टॉपिक शुरू करेंगे, मिट्टी या फिर वन, मिट्टी या फिर वन, दोनों में से कोई भी एक शुरू करें। एक से क्या वो भाई, अब मुझे उन्होंने इतना ही दिया, उसका भी समाधान करेंगे। थ्योरी पढ़ा देंगे तुम्हें, थ्योरी बता देंगे वर्ल्ड के ना, बताता हूँ थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन वर्ल्ड की थ्योरी जो है ना वो पढ़ाएंगे बाद में, इंडियन ज्योग्राफी करवा के फिर एक सब्जेक्ट चला के फिर थ्योरी करवा देंगे तुम्हें ना, क्योंकि सारी चीजें देखनी है ना अपने को, ठीक है ना। जितना पढ़े हैं ऑफलाइन वाले से पूछिए, कोई नहीं बताएगा। अच्छा ले बता, नहीं बताओगे तुम लोग ऑफलाइन वाले, ठीक है भाई, थैंक यू। अभी क्लास है तुम्हारा, अगला एक और छुट्टी नहीं, अभी खान सर क्लास अभी।